हर तीसरी रील पे आप ही बैठे हुए होते हैं और लोगों को मंजन दे रहे होते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो लोग ना बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डिसीजन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट का बेस्ड ऑन किसी की कहानी, और वो बेस्ड होती है 1-2 साल। यानी कि 1 लाख अगर इसमें एवरेज कंपनी में लगाए होते तो 1.5 करोड़ हो जाते। आम बंदा जो है वो काम कर करके उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बिजनेस ओनर्स के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो रिगार्डलेस के मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर बिजनेस ऊपर जा रहा है तो आप भी ऊपर जा रहे हैं। आपने जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, उसके बैक एंड पे क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब चलती रेल में चढ़ना नहीं है, दूर अंदेशी से देखना है कि ये बात जाएगी कहाँ। स्टॉक मार्केट के थ्रू ना आप ना टॉप बिजनेस ओनर से ज़्यादा कमा सकते स्टॉक का लफ्ज सुन के ना लोगों के ज़हन में अकील करीम डैडी, मियां मंशा और ये बड़े बड़े नाम आते हैं। हैं। ये जो 10-10 हज़ार आप हर महीने सेव कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट के एवरेज शेयर्स खरीद रहे हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को 10 करोड़ पे ले जाएगा। मार्केटिंग भी रियल एस्टेट की काफ़ी ज़बरदस्त की गई है। मैं इतनी कर रहा होता हूँ। आप 5,000 भी अगर सेव कर लेंगे ना, तो 25 ईयर्स में आप इसको इन्वेस्ट कर करके 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। हम वैसे तो इकोनॉमिक साइकिल में परेशान रहते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और बड़े मसले मसाले, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ क्राइसिस होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हम देखते हैं हमारी स्टॉक मार्केट ने, पीएसएक्स ने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उसी के बारे में बात करने आए थे हमारे पास अब्दुल रहमान नजम साहब, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं एआरएन फाइनेंशियल्स के। हमने समझा कि किस तरह इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ग्लोबली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और आप भी, भले आप 21 साल के स्टूडेंट हों या आप 40 साल की हाउसवाइफ हो, आप भी इस तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रिटायरमेंट प्लान बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है या पैसिव इनकम की तरफ जाना है, तो इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। प्लॉटिस्तान में हमने बड़ा करके देख लिया, क्रिप्टो भी करके देख लिया, ये भी समझने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो आइए चल के अब्दुल रहमान नजम से बात करते हैं। वैसे डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट का मशवरा नहीं दे रहे। दिस इज ओनली फॉर योर एजुकेशन सो दैट यू मेक बेस्ट एंड साउंड चॉइसेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। आइए चल के अब्दुल रहमान से बातचीत करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपको तो मैं हर तीसरी रील पे आप ही बैठे हुए होते हैं और लोगों को मंजन दे रहे होते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, खासतौर पे पीएसएक्स जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करिए। ये सब बातें हम करेंगे आगे जाके। सबसे पहले स्टॉक पे क्यों इन्वेस्ट करे बंदा? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक्स में ना इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट का ना असल में मकसद ये होता है कि आज मैं लेट्स से सैलरी अर्न कर रहा हूँ, ठीक है? मैं हमेशा तो नहीं कर सकता। मैं जैसे-जैसे रिटायरमेंट के करीब जाऊँगा, मेरी वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, आवर्स भी कम हो जाएँगे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। तो हर किसी ने ना अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कि आज से थोड़े साल बाद जितनी मैं सैलरी अर्न करता हूँ ना, उतने मुझे रिटर्न आने लग जाए। और फिर जो है मेरे पास एक पूरा एक पूल होगा इन्वेस्टमेंट का, जो मेरा एक तरह से सेफ्टी नेट भी होगा। मेरे किचन के खर्चे भी उससे चल सकते हैं। फिर उस टाइम में मेरे पास एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। मैंने दुनिया भी देख ली होगी 10-15 साल। मुझे पता होगा सही। दुनिया कैसे काम करती है। सही। मैं अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे कुछ गोल्स थे, मैंने ट्रैवल करना था या मैंने जो है हज पे जाना था, उसके लिए भी आप सेव कर सकते हैं। जब बच्चों बच्चों की बच्चों शादी, हाँ, और ग्रेजुएशन। उन्हें ग्रेजुएशन या बच्चों की शादी करनी होती है, उसके लिए सेव कर रहे होते हैं। तो मकसद होता है कि आज मैं थोड़ी-थोड़ी जो है ना अपनी सेविंग्स करूँ, और कल को जो है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा अचीव हो जाए। फिर एक तरह से दुनिया जो है ना आपकी प्लेटफ़ॉर्म खुल जाता है। लेकिन क्या हमने स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके क्या बुढ़ापे को ही सामने रखना है या अभी भी एंजॉय कर सकते हैं? नहीं, नहीं, अब आप देखें 1 साल एक नॉर्मल आदमी जो है वो 20-22 साल की उम्र में जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो इवन 2-3 इयर्स भी आप करते हैं ना, तो आपको थोड़ा-थोड़ा नज़र आने लग जाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपकी जो है रिटर्न्स आने लग जाते हैं। फिर आगे आपकी चॉइस होती है। आपकी चॉइस होती है कि मैं इसको कंपाउंड करता रहूँ या मैं इसको अभी स्पेंड कर दूँ। बिल्कुल फ़ौरन जैसे आपकी सैलरी आती है ना, आपको उसको पूरा स्पेंड नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा आपको सेव कर देना चाहिए, पोर्टफ़ोलियो जो है डेवलप करें, आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। फिर फ्यूचर में आपकी चॉइस होती है। आप चाहें तो 5 साल बाद लेट्स से आपने अपनी जॉब में एक्सपीरियंस अच्छा हासिल कर लिया, आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कैपिटल आ जाएगा थोड़ा-सा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या लेट्स से आपने 10 साल तक सेव किया, फिर आपके पास ना इतना पोर्टफोलियो बन जाता होता है कि वो आपकी सैलरी को मैच करने लग जाता है। यानी कि उससे जो प्रॉफ़िट आता है, वो आपकी सैलरी के बराबर है। फिर आप और कोई रिस्क ले सकते हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या कोई न्यू स्टार्टअप जो है वो कर सकते हैं। तो आपके पास एक सेफ्टी नेट आ जाता है, और ये सिर्फ़ जॉब वाले लोगों के लिए नहीं होता, इवन जिनके बिज़नेसेस भी है ना अपने, ठीक है? एक बिज़नेस पे रिलाय करना एक जो है ना एक रिच माइंडसेट के अगेंस्ट है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में 2 साल पहले इम्पोर्ट पे बैन लग गया।
अब जो जिनका काम इम्पोर्ट से रिलेटेड था वो तो 1 जो डेढ़ साल तक टीमू वाले थे वो घर पे बैठ गए। बिल्कुल वो खत्म ही हो गया एक तरह से बिज़नेस। तो इस वजह से एक सेकेंडरी सोर्स है ना आपने क्रिएट करनी होती है। हुँ। और स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है। यहाँ पे डाइवर्सिफ़िकेशन भी हो जाती है, लिक्विडिटी भी होती है, यानी कि जब भी आपको चाहिए पैसे, फ़ौरन आपको मिल जाते हैं। और इसके एज़ बावजूद अपोज़ टू हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, प्लॉट ले लो या घर ले लो, किराया आता रहेगा, बेचना हो तो बेच देंगे, लेकिन वो रातों-रात नहीं बिकता। इन केसेस ऑफ इमरजेंसी कभी-कभी रोले वाला प्लॉट होता है, फँस जाता है। अब पिछले 2 साल में लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। तो अच्छे-अच्छे प्लॉट जो हैं वो ऐसी-ऐसी उसकी कीमतें लगती हैं कि बंदा कहता है मैं इसको बेचूँ या ना बेचूँ, कन्फ्यूज़ ही रहता है और दूसरी चीज़ें उस टाइम में जो है वो बढ़ती जा रही हैं। वो एक तरह से स्टक हो गया। अच्छा मैंने अपनी जो जर्नी भी थी ना, जब पहले आया यूनिवर्सिटी से, तो थोड़ा-सा बिज़नेस फैमिली का बैकग्राउंड भी था। तो सारा ना पहले 2-3 साल में देखा कि भाई पाकिस्तान में ये 4-4 5-5 ऑप्शन है। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है ना किस जगह पे आता है। हुँ। अब उसमें लोग गोल्ड भी खरीद सकते हैं। अपना बिज़नेस होता है उसमें भी लोग देखते हैं इस बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ मुझे कितना रिटर्न मिलता है। हुँ। फिर लोग सोचते हैं चलो मैं बैंक या नेशनल सेविंग्स में पैसे रख लेता हूँ। इसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है रियल एस्टेट, इसको हम थोड़ा डिटेल में भी आपको बताएँगे। तो ये 4-5 ऑप्शन जो है ना पाकिस्तान में, इन सारों को मैंने देखा 1-2 साल लगा के ये सारा कैसे काम करता है, फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का कैसे काम करता है। हुँ। तो एक तो लोग ना बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डिसीजन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट का बेस्ड ऑन किसी की कहानी और वो बेस्ड होती है 1-2 साल। यानी कि उसने 1-2 साल पहले किसी चीज़ में पैसे लगाए होते हैं, वो कहता है ये बढ़ गया तुम भी ये ले लो। हुँ। अपनी तरफ से ठीक एडवाइस दे रहा होता है, लेकिन फाइनेंशियल जब आपने अपनी प्लानिंग करनी है 15-20 सालों की तो आपने कभी भी 1-2 साल के रिटर्न नहीं देखने। 1-2 साल में तो कभी प्लॉट बढ़ जाता है, कभी स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है, कभी गोल्ड बढ़ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट जैसे इतने ज़्यादा हुए थे तो वो बेस्ट हुँ। ऑप्शन बन जाता है। हुँ। आपने हमेशा देखना है 20 ईयर्स प्लस। क्योंकि 20 इयर्स प्लस से ज़्यादा ना कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। हुँ। फिर वो जो एसेट है ना वो अपनी पावर जो बढ़ा रहा है, अर्निंग पावर बढ़ा रहा है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो मैंने अपनी रिसर्च 2015 में जब स्टार्ट की थी ना तो मैं देखता होता था 1 जनवरी 1999 से कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। तो आज अगर आप 10 साल और गुज़र गए हैं उस चीज़ को, आपने अगर 1 लाख गोल्ड में लगाए होते ना, गोल्ड आज 55 लाख का हो गया। अभी पिछले सालों में इतना महँगा हुआ है फिर भी ये 1 लाख से 55 लाख हुआ है। इसी तरीके से आपने नेशनल सेविंग के सर्टिफ़िकेट लिए होते, जो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ये सेफ़ है, हुकूमत की बैकिंग भी है, सब कुछ है। हुँ। तो ये सिर्फ़ 12-13 लाख बनते और महँगाई भी इतनी हुई है। इसी तरीके से अगर आपने जो है डॉलर खरीद लिए होते, ये डॉलर भी खरीदना बड़ा जो है उसको अच्छा समझाता है कि डॉलर ने तो बढ़ना ही है। हुँ। तो उसने तो सिर्फ़ 1 लाख को 5.5 लाख किया है। पहले ₹50 का होता था, अब 285 का है। इसी तरीके से प्लॉट्स भी हैं। प्लॉट्स में आप अपनी मर्ज़ी की अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे ना, ज़्यादातर लोग बैठते हैं डिनर टेबल पे या 2-3 फैमिलीज़ गैदर हुई होती हैं, वो जो सबसे अच्छी मिसाल आती है, कहते हैं मैंने 20 साल पहले एक प्लॉट लिया था, 1 लाख का या 5 लाख का, वो ना 10 गुना हो गया। हुँ। अब इसकी आप ज़रा थोड़ी-सी कैलकुलेशन करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं बनता। 20 साल में अगर कोई चीज़ 10 टाइम्स हो रही है ना, तो उसका रिटर्न बनता है कोई तकरीबन 13-14% पर ईयर। तो ये तो कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, अब इंडेक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि हर कोई कर सकता है। इसमें आपको कोई एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको जो है जैसे रियल एस्टेट में तो आपको देखना पड़ता है प्लॉट ठीक है कि नहीं। ये है कि इसमें आप आँखें बंद करके भी पैसे लगा सकते हैं। इसमें हर कंपनी की थोड़ी-थोड़ी परसेंटेज होती है। आप डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ के जो शेयर्स ले लेते हैं। तो जो इंडेक्स है वही 1000 से लेके अब 1.5 लाख पे पहुँची। यानी कि 1 लाख अगर इसमें एवरेज कंपनी में लगाए होते तो ये 1.5 करोड़ हो जाता। हुँ। तो ये जो अर्निंग पावर ऑफ बिज़नेसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में ऐसी है। क्रेडिट स्विस ने एक रिसर्च की 100 साल की। उसने देखा कौन-सी एसेट्स जो है ना, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो उसमें भी रि जो है स्टॉक्स था वो नंबर 1 पे आया। रियल एस्टेट का कोई 8वाँ 10वाँ नंबर था। तो मतलब इसके बैकएंड पे और पे जब मैंने अपनी रिसर्च की ना, ये तो क्वांटिटेटिव है कि रिटर्न कौन ज़्यादा दे रहा है, नंबर्स में कौन अच्छा लग रहा है। हुँ। लेकिन जो इसकी क्वालिटेटिव साइड है, ये होता क्यों है? क्योंकि हमने ये भी सोचते हैं ना कि अगले आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। हुँ। तो इसकी जो क्वालिटेटिव साइड है वो ये है कि बिज़नेसेस के पीछे जो है आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप बन जाते हैं उन बिज़नेसेस के इक्वल पार्टनर। हुँ। अब उनके जो ओनर्स हैं, वो भी शेयर नहीं बेचते 20-25 साल तक, अपना बिज़नेस बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जो डिविडेंड उनको मिलता है, वही आपको मिलता है। तो अगर आप ये ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर बन जाएँगे, तो आप भी ये रिटर्न कमा सकते हैं। हुँ। एक मुझे याद है 2020 का टाइम था, कोविड आ गया था। फ़रवरी-मार्च में आया ना, तो जिनसे मैंने सबसे ज़्यादा सीखा ना वॉरेन बफेट से, उनकी एनुअल मीटिंग होती है अप्रैल और मई में। हुँ। 2020 में बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे की 1994 से वैसे तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने सारी देखी हैं। लेकिन 2022 का हवाला 2020 का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि उस टाइम पे वो उस स्टेडियम में ना वैसे 40,000 की कैपेसिटी है, पूरा फुल होता है, लेकिन उस साल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, कोई भी नहीं आया। अकेले बैठ के उन्होंने इतनी एग्ज़ाम्पल से समझाया कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 भी होगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी असैसिनेट हो गया था, पाकिस्तान की चीज़ें देख लें तो इधर भी जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, वॉर्स होती रहती हैं, लेकिन एंड में बिज़नेस ओनर्स ने प्रॉफ़िट बनाना ही बनाना है। हुँ।
तो उन्होंने भी अपनी एग्जांपल दी यूएस की कि इतनी सारी चीज़ें हुई दुनिया में, कोल्ड वॉर भी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन अमेरिकन बिज़नेस ओनर्स विल कीप मेकिंग मनी। सेम चीज़ विद पाकिस्तान। अब ये जब शुरू के थोड़े साल थे ना, 2015 से लेके 2019-20 तक, तो मैं सिर्फ देखता होता कि पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन कौन-कौन से हैं। तो ये जो 4-5 ऑप्शन थे उसमें स्टॉक सबसे ऊपर जा रहे थे। हुँ। लेकिन फिर अभी पिछले 2-3 सालों में स्पेशली जब ये 2022 और 23 हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, तो मैंने कहा इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी चेक करते हैं। क्योंकि अब तो ग्लोबल विलेज है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपके पास हर दुनिया का ऑप्शन है। तो मैंने ये सारे जो पाकिस्तान के प्रॉफिट्स हैं ना, इनको डॉलर्स में भी चेक किया। अब लोग अमेरिका की एग्ज़ाम्पल देते हैं, अमेरिका के ना 2 मशहूर इंडेक्सेस हैं। एक है एस&पी 500 और एक है नैस्डैक। नैस्डैक जो है क्योंकि उसमें सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ है ना, उसके रिटर्न ज़्यादा हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव फर्दर ऑन दिस, जो हमारे यंग ऑडियंस है या वो जिनको नहीं पता, उनको इंडेक्स और स्टॉक में फ़र्क बताएँ। स्टॉक एक कंपनी का होता है, जैसे एप्पल का शेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। इंडेक्स में हुँ। मल्टीपल्स होती हैं, तो ये ज़रा समझा दें थोड़ा हाँ, और। अब जैसे पाकिस्तान के 2 इंडेक्स मशहूर हैं। एक है केएससी 100, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो भी टॉप 100 कंपनीज़ है ना, सबको थोड़ी-थोड़ी परसेंटेज मिली हुई है। जो बड़ी कंपनी है उसको थोड़ा ज़्यादा मिली हुई है और जो थोड़ी छोटी कंपनी है उसको कम परसेंटेज मिली हुई है। हुँ। इसी तरीके से अच्छा, एक और टॉप 100 इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वैल्यू, विद टर्म्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू। सही है। इसी तरीके से केएमआई 30 है, उसमें सिर्फ शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ जो है ना, उनकी टॉप टॉप 30। तो उसमें जो आजकल मेरे ख्याल से नंबर 1 आता है मीज़ान वो है, बैंक। नहीं मेरे ख्याल से वो 2 पे है। ओके। एंग्रो होल्डिंग्स मेरे ख्याल से 1 पे है, उसको तकरीबन 10% वेटेज मिली हुई है। इसी तरीके से फिर 2 पे मीज़ान बैंक है, उसको 9 अच्छा, और ये वेटेज जो है, चलिए ठीक है, ये तो उनकी परफॉर्मेंस पे मिल गई। हुँ। एक इन्वेस्टर को उस वेटेज की किस तरह फ़ायदा होता है? देखिए, इसमें ना अब आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने 30 बड़े शरिया कंप्लायंट बिज़नेसेस के साथ पार्टनर बनना है। आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा-सीधा जाएँ, आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए है, आप 10,000 नंबर 1 कंपनी में जिसमें 10% है उसमें लगा दें, 9,000 दूसरी में लगा दें। इसी जैसे जो टॉप 15 होंगी ना, आपका 90% पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर सही, जो उसका रिटर्न आएगा ना इंडेक्स, आपका भी वही आएगा, क्योंकि आपने भी तो वही खरीदा हुआ है। सही। तो ये बड़ा आसान तरीका है दुनिया में किसी भी उस मुल्क के जो टॉप बिज़नेस ओनर्स हैं ना, उनके साथ इक्वल पार्टनर बनने का, और जो वो कमा रहे हैं, वो आप भी कमा सकते हैं। सही। और पाकिस्तान में जैसे आप खबरों में आप देखें यही बात होती रहती है। कि आम बंदा जो है वो काम कर के उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बिज़नेस ओनर्स के प्रॉफ़िट बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। कभी कोई आईपीपीज़ का स्कैंडल आ जाता है, कभी बैंक्स का कहते हैं बहुत पैसे बना रहे हैं, कभी शुगर का आ जाता है। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जिधर आप भी जो है ना इनके साथ पार्टनर बन के जितना ये प्रॉफ़िट अर्न कर रहे होते हैं वो कर सकते हैं। अब फिर जब ये डिफ़ॉल्ट वाला टाइम था ना 2022 और 23 का, तो बहुत दफ़ा माइंड में आता था कि जो है आगे कुछ भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए या लोगों को बताना चाहिए करें कि नहीं। तो मैंने डॉलर्स टर्म्स में जिनके रिटर्न्स थे ना वो चेक किया। अमेरिका का जो अच्छा वाला इंडेक्स है एस&पी 500 के रिटर्न्स कम हैं, क्योंकि उसमें पुरानी कंपनीज़ थी, ऑयल एंड गैस वाली थोड़ी ज़्यादा हुँ। थी। लेकिन जो नैस्डैक है, वो 1999 में ही शुरू हुआ था। उसी टाइम पे टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ आई थी, इंडेक्स बना था। ये इसने ना 10 टाइम्स प्रॉफ़िट दिया है इस टाइम में, डॉलर टर्म्स में। ये तकरीबन शुरू हुआ था 2300 से, आज ये तकरीबन 23,000 पे है। तो इसने ना ये जो पूरा टाइम है 1999 से लेके आज तक, आपने अगर पैसे लगाए तो आपके 10 टाइम्स हो जाते हैं डॉलर्स में। इसी तरीके से इंडिया की बहुत लोग बात करते हैं। इंडिया में इतने बिलियनेयर्स बन रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो 7-8% से ग्रो कर रही है। हुँ। बिलियनेयर्स भी बने हैं, मोर देन 100 स्टार्टअप्स भी आते हैं, यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। हुँ। तो उनका जो मशहूर इंडेक्स है, अगेन उसमें जो टॉप कंपनीज़ आती है निफ्टी 50, वो होता था 800 पे 1999 में। आज वो तकरीबन 25,000 पे है, यानी कि वो 30 टाइम्स हो गया। और इस टाइम में इंडियन करेंसी जो है ना हाफ हुई है। पहले 42 की होती थी, अब 84-85 की। हुँ। तो आपने डॉलर टर्म्स में 15 टाइम्स प्रॉफिट कमा लिया। अब पाकिस्तान जो है वो 150x उन्होंने किया है रुपीज़ में। 1000 पे इंडेक्स होता था केएससी 100, हुँ। आज तकरीबन 150,000 पे। लेकिन इधर डिवैल्यूएशन भी हुई है। डिवैल्यूएशन तकरीबन 5.5 टाइम्स की है। तो आप 150 को 5.5 से डिवाइड कर दें, सही है। तो ये तकरीबन 27x बनता है। यानी कि अमेरिका की फ्लैगशिप कंपनीज़ टेक्नोलॉजी की, जिसमें एप्पल, नेटफ्लिक्स सब आ जाती हैं। हुँ। उन्होंने 10 टाइम्स प्रॉफिट कमा के दिया अब। इंडिया के फ्लैगशिप बिज़नेस ओनर्स जिन्होंने इतनी ग्रोथ की है पिछले 25-26 सालों में, और ये इंडिया का गोल्डन पीरियड था। हुँ। मतलब 90s के शुरू में उनको मसले हुए थे और 1999 तक उनकी संभल गए। शुरू हो गई। और इतने हाई पी रेशियोज़ मिलते हैं, उनकी वैल्यूएशंस हुँ। कितनी ज़्यादा हैं। हुँ। फिर भी उधर आपने इन्वेस्ट किया होता है तो आपको जो है 15 टाइम्स डॉलर्स में रिटर्न मिलते हैं। पाकिस्तान में डिस्पाइट द टर्मोइल, डिस्पाइट जो पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, और इस टाइम में अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखेंगे उसकी एवरेज भी कोई 4% के आस-पास होगी। इन्फ्लेशन भी इतनी हाई हुई है। फिर भी डॉलर टर्म्स में आपको रिटर्न मिल रहा है 27 टाइम्स। अब लोग ना बहुत ज़्यादा इसको इकोनॉमी से भी लिंक करते हैं। ओके। लेकिन अल्टीमेटली जो स्टॉक मार्केट है ना, वो इकोनॉमी का एक होता है उसमें रिफ्लेक्शन। लेकिन अल्टीमेटली अगर बिज़नेसेस के प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे, तो कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी।
जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो उसका शेयर भी महंगा तो होगा। रिगार्डलेस के मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर बिजनेस ऊपर जा रहा है तो आप भी ऊपर जा रहे हैं। बिजनेस के प्रॉफिट्स अगर ऊपर जा रहे होंगे तो जो है उसका शेयर ऊपर जाना ही जाना है। हम्म इसी वजह से जब आप कोई अच्छी कंपनी भी ढूंढ रहे होते हैं ना, तो आप यही देखते हैं कि ये बिजनेस अपना बिजनेस ग्रो करने में कितने अच्छे तरीके से जो है ना कैपिटल डिप्लॉय करता है, उस पर कितना प्रॉफिट आता है, आपको कितना मिलेगा। तो अगर आप ये चीज़ देख लें ना, फिर आपको इकोनॉमी पे भी नज़र रखनी चाहिए, उसकी भी वैल्यू होती है, बट अल्टीमेटली अगर बिजनेस ग्रो हो रहा होगा आपको जो है वो प्रॉफिट अर्न करके देगा। अच्छा, आपका अपना पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? व्हाट्स योर एक्सपर्टीज इन दिस एरिया? अच्छा, मैंने अपनी बीएससी इकोनॉमिक्स की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, ये 2015 सही। 2015 में कंप्लीट की थी। फिर मैं पाकिस्तान आ गया था और फर्स्ट 1-2 साल फैमिली बिजनेस में थोड़े से स्पेंड किया और साथ-साथ ये देखता रहता होता ये 4-5 ऑप्शन है, इसमें सबसे अच्छा जो है ना कौन-सा है। फिर उसमें जब मैंने देख लिया ना कि स्टॉक्स और समझ भी आ गया, थोड़ा समझ आ गया कि हाँ, ये बिज़नेस ओनर्स के साथ जो है ना पार्टनरशिप है, तो अपना बिज़नेस करने के बजाय आप दूसरे अच्छे बिज़नेसेस में भी पार्टनर बन जाते हैं। फिर इसको और डिटेल में पढ़ा। सारी ये बर्कशायर हैथवे की एजीएम्स पढ़ी, एजीएम्स देखी सॉरी, बुक्स पढ़ी, मोर देन 100 बुक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे, इकोनॉमी पे, स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, फेमस इन्वेस्टर्स, पीटर लिंच, इन सबको पढ़ा। फिर 4-5 साल पहले एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाए। यानी कि जो प्रिंसिपल सीखे इंटरनेशनली, उसको पाकिस्तान पे अप्लाई भी करना था। हर चीज़ सेम नहीं होती पूरी दुनिया में। किसी जगह पे किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, किसी जगह पे किसी और तरह लोग जो है ना उसको रिएक्ट करते हैं, किसी न्यूज़ पे या उस तरीके से। तो एक पूरा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाया, उसमें देखा कि हाँ भाई ये करना है यहाँ पे पाकिस्तान में, ये जब हो तो थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। और फिर जो है खुद इन्वेस्टिंग स्टार्ट की 2019 में। उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा सीखा। बुक्स में तो आप पढ़ लें कि कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही थी, जैसे ये बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, हाँ। उसमें बहुत एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं कि ग्रेट डिप्रेशन जो था ना, उसमें चीज़ें इतनी सस्ती हो गई थी हाँ, कि कौड़ियों के मॉल चल रही थी। कंपनी के अंदर जो कैश पड़ा होता था ना, उससे भी कम पे उसकी वैल्यू ट्रेड हो रही होती। हम्म तो वो उसमें लिखा होता है कि आप वो ले लें, 2-3 साल बाद इसकी शेयर जो था वो डबल ट्रिपल हो गया। लेकिन असल में आप जब कोई चीज़ लें, उसको 2 साल तक होल्ड करना, खुद उसको देखना, कोई डिसिप्लिन जो है वो बनाना, वो भी एक बहुत बड़ा पेशेंस और उसका लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो सारे रूल्स बनाए, एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाया कि पाकिस्तान के हिसाब से इन्वेस्टिंग के रूल्स क्या हैं, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। और फिर तकरीबन 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान की आउटलुक भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे थे। जो पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल होता है, वो भी समझना ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो फिर हम लोगों ने ये जो है दूसरे लोगों को भी गाइड करना स्टार्ट किया। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास भी अपना स्टार्ट किया, एडवाइज़री सर्विसेज़ भी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से जो है स्टॉक मार्केट में जो अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, हमारे सारे लोग जो है वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपके बिगेस्ट विन्स के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लॉसेस एंड व्हाई? बिगेस्ट लॉसेस मे नॉट बी इन नंबर, बट लाइक आप बता सकते हो वजूहात, फॉर एग्जांपल। नहीं, नहीं, बिल्कुल, इसमें जो है ना एक जो प्रिंसिपल भी सीखा था ना वॉरेन बफे से, ये उसकी एप्लीकेशन थी कि आपने जिस भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है ना, उसके बैक एंड पे क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1999 2000s की वो एजीएम्स देखेंगे ना, उसमें लोग आके बाकायदा उनको कहते थे कि आप टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? टेक्नोलॉजी की शेयर इतने ऊपर-ऊपर जाते जा रहे हैं, आप कर नहीं रहे, हमारा एक तरह से लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। तो कहते हैं जब तक मुझे इसका बिज़नेस समझ नहीं आएगा, और समझने का मतलब होता है कि आज से 5-6 साल बाद ये बिज़नेस कहाँ होगा, जब तक मैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो इस तरह की थिंकिंग भी वहाँ से जब डेवलप हुई। मतलब चलती रेल में चढ़ना नहीं है, हाँ। उसका दूर अंदेशी से देखना है कि ये बात जाएगी कहाँ तक। तो इसकी एप्लीकेशन फिर ये है कि कभी-कभी आपने लेट्स से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और उसमें बहुत बड़ा कोई चेंज आ जाए, तो आपको जो है लॉस पे भी बेचना चाहिए। और वॉरेन बफे की इसकी कोविड में एग्ज़ाम्पल थी, उससे ना कोविड से 1 साल पहले उन्होंने बहुत सारे एयरलाइन के शेयर्स खरीदे थे। और जैसे ही कोविड आया, लॉस में था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं कि मैंने जो सोच के वो खरीदा था, उससे दुनिया बदल गई है, तो आज बेहतर है कि मैं इसको इस प्राइस पे जो है सेल होल्ड करूँ। तो सेम हमारे साथ भी ये हुआ था पिछले साल। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होती थी आईपीपीज़, और फिर गवर्नमेंट ने इस तरीके से उनकी जो नेगोशिएशन क्रैकडाउन स्टार्ट की, किया। मतलब आप समझें ऐसी नेगोशिएशन हुई कि एक कंपनी जो 1 साल में प्रॉफ़िट बनाती थी ना, वो ख़त्म हो गया। बस फ्यूचर में जो प्रॉफ़िट मेकिंग एबिलिटी के हिसाब से हमने सोचा हुआ था कि इसकी ये प्राइस होनी चाहिए, वही चेंज हो गया। मतलब एक पूरा और ये आप बैरोमीटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या थे। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप फ़ॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं बट कि सी, क्या बात हो रही है। अब्दुर्रहमान, यही मेरा क्वेश्चन है ना कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे देखें रूल्स रेगुलेशंस कोई इतने खास माने नहीं रखते, और साहब का मूड जो होता है उससे चलता है मुल्क। तो जैसे आपने भी हम शुरू में बात की कि रातों रात इंपोर्ट बैन हो गया, जो लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट थे उनके बिजनेसेस तो नीचे आ गए। सिमिलरली अब जैसे आईपीपीज है, आईपीपीज वाज वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज वो तो घर बैठे पैसे बना रहे थे,
और उसपे काफ़ी लोग बना भी रहे थे, बट रातों रात फिर वो चेज़ डाउन भी हुआ। तो फिर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आज कुछ है, कल फिर वापस पलट देते हैं, परसों फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। ये बंदा ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, मिनिस्ट्री ये कह रही है, फलाना ये कह रहा है। तो ऐसे कंट्री में डू यू थिंक इट्स एडवाइजेबल कि बंदा आप स्टॉक में इन्वेस्ट करे या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करे? फिर इसको सोचने के ना 2-3 तरीके हैं। एक आम बंदा डिफरेंट तरीके से सोचेगा, एक जो एडवाइज़र होगा ना वो डिफरेंट तरीके से सोचेगा। एडवाइज़र तो ऐसे सोचेगा कि अब मेरे पास तो नॉलेज है, जब भी चीज़ चेंज होगी मेरे पास तो अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी एक तरह से। हुँ, लेकिन जब आप 25-30 साल का देखते हैं, उसमें ये सब हुआ, उसके बाद भी अगर एक एवरेज चीज़ आपको अच्छा रिटर्न दे रही है, तो अगर आपने ये सब नहीं भी किया होता, लेट्स से आप इंडेक्स के साथ-साथ चल रहे होते, कुछ कंपनीज़ जो थी आपकी 100 में से लेट्स से 15 के साथ गवर्नमेंट ने बुरा कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी अल्टीमेट अर्निंग पावर कितनी अच्छी है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि डिस्पाइट द टर्मोइल, और आपने मतलब ग्लोबल रेफरेंसेस से भी देख लिया कि ज़्यादा प्रॉफ़िट है। हुँ, जो लोकल ऑप्शंस हैं, उसमें भी देख लिया। अब जो ऑप्शंस है, उसी में से इन्वेस्ट करना है। अब जो ये चीज़ है कि इसको हम अपनी अपॉर्च्युनिटी कैसे बना सकते हैं? वो ये है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू ना, अगर आपकी थोड़ी नॉलेज हो, आप ना टॉप बिज़नेस ओनर से ज़्यादा कमा सकते हैं। और ये वॉरेन बफे ने पूरी दुनिया को करके दिखाया पिछले 70 सालों में। बट वो तो एक है ना। नहीं, उसका उसके पीछे जो सिस्टम है वो समझते हैं ना कि वो कैसे होता है। उसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि लेट्स से 25 बड़े बिज़नेसेस हैं। मैं सब कंपनीज़ का बिज़नेस जो है ना उसके ओनर्स की तरह समझ लेता हूँ। यानी कि मुझे सीमेंट का बिज़नेस भी समझ आता है, मुझे जो है टेक्सटाइल का बिज़नेस भी समझ आता है, और मुझे जो है लेट्स से आईटी कंपनीज़ कैसे चलती हैं इसकी पूरी इकोनॉमिक्स का पता है। हुँ, ऑपरेशंस में मैं इंटरेस्टेड नहीं, मैं सिर्फ़ इन्वेस्ट करूँगा। अब उस टाइम पे जो प्राइस चल रही होगी और जो हुकूमत जिसको भी फ़ेवर कर रही है या ग्लोबल एनवायरनमेंट जिसको भी फ़ेवर कर रही है, मैं उसके साथ पार्टनर बन सकता हूँ। हुँ, अब ये एक जो लार्ज बिज़नेस ओनर है ना वो नहीं कर सकता। अब पिछले 2 साल में पाकिस्तान में गैस बहुत महँगी हुई है। पहले ₹1200 यूनिट होता था इंडस्ट्री का, अब हुँ, मेरे ख़्याल से 4000 पे पहुँची है। अब जो कंपनी गैस से बिजली बनाती थी और उसका बिज़नेस जो है वो बिजली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, अब वो क्या कर सकता है? वो ना उसको बंद कर सकता है, ना वो जो है अपने एम्प्लॉइज़ को फ़ारिग कर सकता है। उसने अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं। और वो 2-3 साल लगाएगा, गवर्नमेंट को समझाएगा, कहेगा कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी, मुल्क का नुकसान होगा, 2-3 साल उसको लग जाएँगे। उसी टाइम में अगर आप उसकी सारी चीज़ें समझते होंगे, जब भी ये चेंज आएगा, आप जो है किसी और बिज़नेस ओनर के साथ पार्टनर बन सकते हैं। इसकी एक फर्टिलाइज़र सेक्टर में ना पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना वो ज़रूर लिया होता है। उन्होंने कहते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में सब सब्सिडी भी मिलती है, सब कुछ है, ये इनका ना बहुत फ़ायदा है। तो इनके साथ जो है ना इनके शेयर ले लेते हैं, डिविडेंड्स भी अच्छे आते हैं। हुँ, इवन इस सेक्टर के अंदर भी एक चेंज आया था आज से तकरीबन साल, सवा साल पहले। एक कंपनी को जो है ना उस गैस रेट्स में थोड़ा-सा चेंज हो गया। अब गैस इसका मेन रॉ मटेरियल होता है। जिन लोगों को समझ थी ना, वो जो है जब वो चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उस कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट्स हैं, यानी कि गैस का रेट कम है। क्योंकि एंड में तो प्रोडक्ट सबने सेम प्राइस पे ही बेचना है, एक हुँ। होमोजेनस प्रोडक्ट है। तो जब आपके पास ये नॉलेज होगी ना, आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, टॉप 20 बिज़नेसेस में से। और यही स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ है। हुँ, कि थ्रू द स्टॉक मार्केट अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इंडेक्स के साथ चलेंगे, तो आप असल में इक्वल पार्टनर्स बन रहे होंगे बिज़नेस ओनर्स के साथ। लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे, अगर आप इसके अंदर जो पीछे बिज़नेसेस हैं, उसके इकोनॉमिक्स समझ लेंगे, तो आप जो टॉप बिज़नेस ओनर्स हैं या टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनसे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास नॉलेज हो ना, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर अच्छा, सकते स्टॉक का लफ्ज़ सुन के ना लोगों के ज़हन में अकील करीम डैडी, मियाँ मंशा और ये बड़े-बड़े नाम आते हैं। फिर जब बड़े-बड़े नाम आते हैं तो फिर बड़े-बड़े पोर्टफ़ोलियोज़ और फिर यही सोच के डिस्करेज होते हैं, यार मेरी तो मंथली सेविंग ही 5,000 है, तो मैं क्या ही बना लूँगा या क्या ही बना लूँगी। हैं। और लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझते। तो इसको ज़रा एक लेट्स अज़्यूम कि जो हमारे व्यूअर हैं ज़्यादातर इस पे यंगस्टर्स हैं या वो लोग हैं जिनकी एवरेज सैलरी जो है या एवरेज इनकम जो है महीने की 50,000 से लाख के दरमियान है। अब उसमें उनके छोटे-मोटे खर्चे भी हैं, ट्रैवलिंग भी है, 10,000 चीज़ें और हैं। दे वांट टू इन्वेस्ट। तो लाइक आई वांट यू टू बिल्ड लेट्स से अगर 5,000 से कोई शुरू करता है किसी इंडेक्स में, सो ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकली मैं ये नहीं कह रहा कि आप एब्सोल्यूट नंबर बताएँ कि जी 5 साल बाद वो 5,000 कितने करोड़ हो जाएँगे। ऑफ हुँ। कोर्स नॉट, कुछ नहीं पता दुनिया का कहाँ जा रही है। बट गिवन द फैक्ट कि जो आप हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं, तो वो ज़रा लोगों को समझाएँ क्योंकि लोगों को नंबर समझ आते हैं। लोगों को सीमेंट सरिया नहीं समझ आएगा, लोग नंबर्स को चेज़ करना समझते हैं। बिल्कुल। और मतलब एक बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो उसके पास तो नहीं है ना इतना टाइम कि वो सारी चीज़ें सीखे। या वो तो कोई ऐसा पैसिव सॉल्यूशन चाहेगा ना। हुँ, इसी वजह से हमने जो 4-5 एग्ज़ाम्पल्स देखी ना,
उसमें वही चीज़ है जो कि विदाउट एनी टाइम कमिटमेंट हो सकती है। अब ये जो इंडेक्स बनाने का तरीका, इसीलिए मतलब आज मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ऐसी-ऐसी कंपनीज़ में है जिसमें आपने लाख रुपए लगाए होते हैं तो वो 4-5 करोड़ भी हो सकते थे। लेकिन इंडेक्स एक ऐसी एग्जांपल है जो हर कोई कर सकता है फ्यूचर में भी। सो हमने जैसे आपको बताया कि 1 लाख आप लगाते, तो इसमें स्टॉक्स में जो है वो 1.5 करोड़ हो जाते तकरीबन, गोल्ड में 55 लाख हो कितने जाते। अरसे में? ये फ्रॉम 1 जनवरी 1999। ओके, मतलब तो अब 26 इस साल। चीज़ को हमने देख लिया कि वो सबसे तो अच्छी निकल एसेट गया क्लास ना। कौन-सी है। हाँ, सही। हाँ, अब ये है कि आपने चूज़ कर लिया कि सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है स्टॉक्स में। सही। मैं इसमें कैसे जो है ना अपना पूरा प्लान बनाऊँ कि मेरी भी सेविंग्स जो है ना वो बन जाए। तो लेट्स से आप 10,000 रुपए सेव कर सकते हैं आज, 1 महीने में, ठीक है? और अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं भी होती, फिर भी एक आम आदमी की सैलरी 10% 1 साल में बढ़ी जाती है, ठीक है? तो आपने दूसरे साल में ना 10,000 को 11,000 कर देना है। यानी कि हर साल अपनी जो आप हर महीने पैसे लगा रहे हैं ना, उसको इन्फ्लेशन के साथ 10% बढ़ा देना है। अब जो स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न है, एवरेज कंपनी के, वो तकरीबन 19 से 20% है पर ईयर, पिछले 26 ईयर्स की एवरेज। हम इसको 18% अज़्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं थोड़ा-सा और कम हो जाएगा। हालाँकि बिज़नेस ओनर्स की जो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। पिछले 20-25 साल कौन से इतने अच्छे थे। अगर आप इसको 18% के हिसाब से कंपाउंड करेंगे और अगले लेट्स से 25 ईयर्स के लिए आप आज 20 साल के हैं, आप 45 एक इतनी अच्छी रीज़नेबल एज होती है जिस पे आप अपनी जो है वो वेल्थ और कंपाउंडिंग एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जो 10-10 हज़ार आप हर महीने सेव कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट के एवरेज शेयर्स खरीद रहे हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को 10 करोड़ पे ले जाएगा। 10 करोड़। 10 करोड़ पे ले जाएगा। 18% कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल होती है। अगेन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये जो लेट्स से कोई 18 के बजाय 21% कंपाउंड कर रहा होगा ना, तो ये 10 करोड़ के बजाय जो है 15 करोड़ हो जाएगा। इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। इसीलिए तो वॉरेन बफे को सब सेलिब्रेट करते हैं। उधर की जो मार्केट है एवरेज उसका रिटर्न है 10% डॉलर्स में हर साल, लेकिन उनका रिकॉर्ड है 20% का। मतलब उनके साथ जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने डबल प्रॉफिट बनाया। इस वजह से कंपाउंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो हर बंदे को यहाँ पे चांस देती है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। हम बिल्कुल लेट्स से आप 50,000 अर्न करते हैं, आप 5,000 भी अगर सेव कर लेंगे ना, तो 25 ईयर्स में आप इसको इन्वेस्ट करके 5 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ी-सी महँगाई ज़्यादा होगी, हो सकता है जो आज का 1 करोड़ है वो तकरीबन उधर के 5 करोड़ के बराबर हो। लेकिन फिर भी एक आपके पास एक अच्छी करोड़। अमाउंट आ जाएगी, करोड़ तो होगा एटलीस्ट, उससे आप घर खरीद सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं या अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं आप वो कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको अगर चाहें तो आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकते हैं, ये सब हम लोग सिखाते भी हैं इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते, तो भी आप एवरेजेस के साथ चल के जो है ना एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा। पूरी दुनिया ऐसे ही करती है। फॉर श्योर, आई अंडरस्टैंड। अब लकी तो यहाँ पे ये लोग हैं जो ये अर्ली 20s मिड 20s वाले बैठे हुए हैं या जितनी ऑडियंस है। अब देयर आर पीपल लाइक माई सेल्फ जिन्होंने लेट्स से कभी इन्वेस्ट नहीं किया स्टॉक मार्केट में, देर ऑलरेडी इन देयर मिड 40s। तो अब वो फिर क्या, मतलब हाथ पैर झाड़ के आगे निकल जाए, उनके लिए भी कोई उम्मीद है? नहीं, उनके लिए भी बहुत उम्मीद है। आप इस तरह सोचें, अगर कोई 20 इयर्स में स्टार्ट कर रहा होता है, उसके पास तो नहीं होते ना कोई इन्वेस्टमेंट। तो लोग 40-45 पे पहुँच जाते हैं, उनके बाद 5-10 लाख सेव कर लिया होता है उन्होंने, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी कर लिए होते हैं। तो वो उसको एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर जो आगे का प्लान है वो 10,000 20,000 स्टार्ट। सो लेट्स से एनीवन हु इज मिड लेवल मैनेजमेंट, तनख्वाह अच्छी 3-4-5 लाख रुपए है, खर्चे वर्चे निकाल के वो महीने का 50,000 इन्वेस्ट कर सकता है। सो अगले 10 साल में वे डू यू सी विद दिस पर्टिकुलर ग्रोथ, अगर वो हर महीने का 50,000 भी लगा हो? अगर आप 50,000 सेव कर रहे हैं, तो आप तो साल में 6 लाख तो ऐसे ही सेव कर रहे हैं, फिर आप उसको थोड़ा अगले साल में बढ़ाएँगे, तो टोटल आपको 1 करोड़ के अराउंड जो है इन्वेस्ट कर देंगे। अ, ब्रेकअप इनटू ओवर 10 इयर्स। सही। तो वैसे अगर आप एक साथ पैसे लगाते हैं ना, तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड है कि हर 4 साल में एवरेज पैसे डबल हो जाते हैं। तो आप अगर एक साथ लगाएँगे, तो फिर ये आपके पैसे जो हैं तकरीबन 5 टाइम्स हो जाएँगे। लेकिन ये आपने इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना? 10 साल एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, इवन दो इसमें बूम बस्ट साइकिल कभी-कभी आ जाते हैं, तो गारंटी नहीं होती, बट जो पिछले 26 ईयर्स की एवरेज है, अगर वही अगले 10 सालों में कंटिन्यू रहेगी, तो फिर जो है बड़े अच्छे चांसेस होते हैं कि हर 4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग थोड़ा मतलब ये सोच रहे हैं कि 2-3 साल में बेस्ट एसेट क्लास कौन-सी है, उनको भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान का ये जो 26 ईयर्स का एवरेज 18-19% है ना, अगर इसको आप बूम बस्ट साइकिल में ब्रेक डाउन कर लें, और असल में ये बनता इस तरीके से है कि जो बिज़नेसेस होते हैं ना, वो अपना प्रॉफ़िट बना रहे होते हैं। इवन ये जो 2022 और 23 वाला भी टाइम था ना, इसमें भी जो इंडेक्स की प्रॉफ़िट्स थी ना एवरेज बिज़नेस की, वो ऊपर ही जा रही थी, लेकिन लोग घबराने लग जाते हैं।
लोग जो है एक बिज़नेस अगर ₹100 अर्न कर रहा होता है ना, तो एवरेज उसको पाकिस्तान में प्राइस मिलती है ₹800। लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं वो ₹400 पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत जो है ना आगे के हालात ख़राब है, फ्यूचर में प्रॉफ़िट ही नहीं बनेगा, तो हम इसके लिए प्राइस ज़्यादा क्यों दें। तो ये जो इसको कहते हैं पी रेशो, यानी कि एक चीज़ जितना अर्न कर रही है ना, उसके कितने मल्टीपल पे उसकी प्राइस चल रही है। तो ये जो ऊपर-नीचे होता है ना, इसकी वजह से रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं। तो ये आजकल आपके फ़ेवर में जा रहा है। ये जो है ना अपने लोएस्ट पे जब स्टॉक मार्केट 40,000 पे होती थी, डिफ़ॉल्ट के बहुत ज़्यादा खतरे थे, तो ये 2.5 पे आ गया था। और ये जो पिछले 2-3 साल में स्टॉक मार्केट ज़्यादा बढ़ी है, अब ये बढ़ के जो है ना 7.5 पे आ गए। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि अगले 2-3 सालों के लिए आउटलुक कैसी है, तो उसमें फिर बूम बस्ट साइकिल का फ्रेमवर्क जो है ना उसको थोड़ा-सा समझें। पाकिस्तान में ना 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोगों ने 1.5 साल पहले कंपनी स्टार्ट की, सबसे पहला काम ये किया था। हमने एक पूरी लिस्ट निकाली 30 माइक्रो इंडिकेटर्स की। इंटरेस्ट रेट, फिस्कल डिसिप्लिन, बायर के लोग बाय कर रहे हैं कि नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं। इस तरह के 30 इंडिकेटर्स जो भी बंदा सोचे ना यार इसकी भी इंपॉर्टेंस हो सकती है, इसकी भी इंपॉर्टेंस हो सकती है। उसका हमने सारा डेटा चेक किया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इन चीज़ों में से किस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो 4 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट हुई सिर्फ, बाकी सब जो है ना वो नॉइज़ है। उसकी इंडिविजुअल कंपनीज़ पे इंपॉर्टेंस हो सकती है, बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट रेट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट, क्योंकि आपके अगर डॉलर्स कम होते हैं ना, तो फिर लोगों का कंट्री कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो करंट अकाउंट डेफ़िसिट दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है और इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है आईएमएफ। जब आईएमएफ होता है तो आपका करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है वो कंट्रोल में रहता है। आपको अलाउ ही नहीं करते वो कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करें, डॉलर्स खर्च करें। डिसिप्लिन के साथ आपको चलना होता है। उससे आपकी करेंसी भी स्टेबल हो जाती है और उससे आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं। तो अगर आप इन 25 ईयर्स को जिसकी एवरेज 19% है, इसको आप ब्रेक डाउन कर लें, जो अच्छे साइकिल होते हैं जिसमें जो है इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हैं, तो एवरेज रिटर्न है 30 से 35%, जो कि आजकल चल भी रहा है। मतलब अगर आज आप मुझसे पूछेंगे ना, तो ये पूरा बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क देखते हुए मैं आपसे कहूँगा कि अगले 1 साल में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर चीज़ें इस तरीके से चलती रहीं, तो 30 से 35% जो है एवरेज रिटर्न आएगा। ये आपको हिस्ट्री बता रही है। फिर इन सालों की अच्छी बात ये होती है कि इसमें ना डिवैल्यूएशन भी नहीं होती। सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं, तो रुपये भी जो है ना वो डिवैल्यू नहीं करता। तो आप समझिए डॉलर में आपके पास 25-30% रिटर्न आ रहा है। तो अगर कोई सोच रहा है आज स्टार्ट करने का और अपना ये पूरा प्लान, तो ये टाइम भी बड़ा अच्छा है। जो पूरा एक साइकिल होता है ना पाकिस्तान का, जैसे एक आया था 1999 से लेके 2007। इस टाइम में भी जो है पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए, फिर उसके बाद रिकवर किया, थोड़े से सैंक्शंस भी लग गए थे। वो पूरी एक रिकवरी आई बट फ्रॉम। वो वॉर ऑन टेरर में पैसे बहुत आ रहे थे ना बाहर से। ये एक मिसनोमर है, इतने भी ज़्यादा नहीं आ रहे थे। मतलब अगर आप इसकी अमाउंट निकाल के देखेंगे ना, तो ये एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है। लेकिन ऑन इट्स ओन ये कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इस टाइम में अगर कोई चीज़ 15 टाइम्स हुई थी, 1000 से 15,000, तो इतने पैसे तो नहीं आ गए थे ना कि अगर एक लेट्स से कंपनी उसने कुछ नहीं किया हो। इस टाइम में कंपनी ने भी अपना प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़ाया है। उसकी वजह से जो है आधी ग्रोथ वहाँ से आई, आधी ग्रोथ जो है वो अच्छे हेल्पिंग हैंड की वजह से आई। और अगर आप ये सोचते भी हैं, तो ये तो आज भी हो रहा है एक तरह से। अब जिस तरीके से आपके पिछले दिनों में आप इंडिया से जो वॉर जीते, उसके बाद जिस तरीके से जो दुनिया की 2 सुपर पावर्स है, दोनों से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए। चाइना ने आपको हेल्प की वॉर में, और इस वॉर को जीतते ही आप देखें यूएसए से रिलेशनशिप कितनी अच्छी हो गई है। उससे आपको आईएमएफ की भी मदद मिलती है। तो हो सकता है इस दफ़ा किसी और तरीके से आपको मदद मिल जाए और वो सही साइकिल रिपीट हो। सही तो मैक्रो इंडिकेटर्स भी आपको बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रही हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट। सही। अच्छा ब्रह्मन, अगर ये इतनी ही अच्छी चीज़ है और इतनी प्रॉफिटेबल है और जिस तरह के आप नंबर्स बता रहे हैं, हमारे यहाँ इसका इतना रिवाज क्यों नहीं आया? बारली मीट एनीवन हु इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ऐसा क्यों है? लोग दूर क्यों रहे हैं अभी तक इससे? बिल्कुल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अभी भी कोई मुश्किल से ना 5 लाख लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। असल में पाकिस्तान में है थोड़ा-सा रियल एस्टेट का कल्चर। एक नेचुरल माइंडसेट होता है कि अगर मुल्क में टर्मोइल होगा ना और चीज़ें ऊपर-नीचे होंगी, लोग सोचते हैं कि लैंड सेफ है। लैंड पे मैं जा भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो उस वजह से लोग सोचते हैं कि मैं ना लैंड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है? और थोड़ा-सा ना मार्केटिंग भी रियल एस्टेट की काफ़ी ज़बरदस्त की गई है पिछले 20-25 सालों में। आप खुद देखें। मैं ही तो नहीं कर रहा होता हूँ। नहीं, आप मतलब आप चलें सेकंड टियर, हम लोग के यूट्यूब वीडियोज़ पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं ना, आप सेकंड टियर किसी शहर में चले जाएँ, हर गली में आपको जो है ना कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन सेकंड टियर सिटीज़ में आपको किसी ब्रोकरेज हाउस का ऑफिस नहीं मिलेगा, मतलब इतना फ़र्क है। तो जो मार्केटिंग की गई है ना पिछले 20-25 सालों में,
वो ज़्यादातर लोगों को यही किया गया कि रियल एस्टेट के थ्रू जो है ना आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। फिर वो फ़ाइल का कल्चर भी आ गया। अच्छा, रियल एस्टेट में थोड़े कमीशंस भी ज़्यादा होते हैं, 1-2% होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी चीज़ बाय सेल करते हैं ना तो 0.15% सिर्फ़ कमीशन होता है। तो करने वाले के लिए भी वो बेहतर होता है। लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम्पल उठा के देख लें, उसमें ना इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है किसी भी जगह पे। मतलब एक दफ़ा हम लोगों ने एक ट्वीट भी की, तो उसमें लोगों को ऐसे वेलकम किया कि आप बताएँ कोई आपके पास ऐसी एग्ज़ाम्पल हो। तो कोई बहुत 1-2 एग्ज़ाम्पल्स मिली। एक कोई थी कि वो मुल्तान में ना पहले एग्रीकल्चर लैंड होती थी और फिर वहाँ पे एयरपोर्ट बन गया। और इस तरह की एग्ज़ाम्पल जो है ना वो कोई जाके स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को बीट करती है। तब भी टॉप कंपनी को बीट नहीं करती। क्योंकि लैंड में उतनी अर्निंग पावर नहीं होती। लैंड बस जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही होती है, अर्बनाइज़ेशन हो रही है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर एक और डिफरेंस जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बिज़नेस ओनर ज़्यादा कमा लेते हैं, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको मिल रही है इक्वल पार्टनरशिप। रियल एस्टेट में इक्वल पार्टनरशिप कैसे मिल रही है? सारा प्रॉफिट तो डेवलपर रख लेता है। फिर बहुत सारे डेवलपर्स जो है स्कैम्स कर लेते हैं, वो आपके सारे पैसे लेके ही भाग जाते हैं। तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का भी मसला होता है, ठीक है? डिविजिबिलिटी का भी बड़ा मसला होता है। लेट्स से आपके पास एक प्लॉट था, 50 लाख का था। अब आपकी कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई फैमिली में, आपको 5-7 लाख चाहिए। आप कैसे करेंगे? आपको पूरा बेचना पड़ेगा, फिर टाइम भी लगेगा उसमें। तो रियल एस्टेट की पूरी जो मार्केटिंग, वो सब चीज़ें जो है ना, उसने इसको थोड़ा-सा प्रमोट किया है। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी थोड़ी-सी फ़ेवर करती है एंड उसको। प्लस टैंजिबल भी है ना, आप देख सकते हो, आप अपने प्लॉट पे खड़े हो सकते हो, उस पे घर बना सकते हो, छू सकते हो। पूरी दुनिया स्टॉक में इज़ इमेजिनरी। हाँ, पूरी दुनिया में एक ड्रीम भी तो होता है ना, मेरा अपना घर हो। या वो चीज़ भी है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें इस तरह से बदल रही हैं कि अब लोग जो है ना इंटरनेट पे सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं। गूगल पे सर्च कर लेते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च कर लेते हैं, उससे पूछते हैं भई पिछले सालों में किसने सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा के दिया। तो वो जो डिफ़रेंस बिटवीन रियलिटी और स्टोरी जो क्रिएट किया गया था, स्टॉक मार्केट की रियलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन स्टोरी नहीं थी। और रियल एस्टेट की जो है तो उसमें तो वील ब्लेम द ब्रोकरेज हाउसेस, 100% लगाते पैसा, भाई, मार्केटिंग एक करते। एक प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में अगर आपको डॉलर में इतने अच्छे रिटर्न कमा के दे रहा है और लोग भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो मैं तो 50% ब्लेम जो है ना लोगों को दूँगा कि एक चीज़ अच्छी है जिसकी न्यूज़ पे खबरें भी आती हैं। सब कुछ है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सुना नहीं है। आपने खुद एंड में डिसीज़न नहीं लिया या वो स्टेप नहीं लिए। और 50% ब्लेम उन लोगों का है जो इससे एसोसिएटेड है। बीच में वो लोग होंगे बहुत अच्छे जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन एज़ अ होल इस इंडस्ट्री जो है ना इसने फ़ेल किया है अपने कस्टमर्स को पिछले 20-25 सालों में। और रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर आप किसी की भी स्टोरी सुनेंगे ना, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स जो है 1000 से 1.5 लाख पे चला गया है और आम बंदे से आप स्टोरी सुनेंगे तो कहेगा मेरा लॉस हो गया। मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था, मेरा लॉस हो गया। आप किसी भी बंदे का जिसका लॉस हुआ था ना, उसकी जब स्टोरी थोड़ी-सी सुनेंगे ना, एंड में ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, जो कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में दिखाया गया था। पिंक स्लिप्स। वो गैराज में कंपनी खुली होती है और उसके शेयर्स बेच रहे होते हैं। इस टाइप की कंपनीज़ होती हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गई होती हैं, उनका बिज़नेस मॉडल खत्म हो गया होता है। कुछ ब्रोकर्स ने उसको भी बहुत प्रमोट किया, क्योंकि उसपे ना कमीशन ज़्यादा मिल रहा होता है। अब जो सस्ते शेयर होते हैं ₹2-3 के, उसपे आपको 3 पैसे का कमीशन मिलता है, इनके 1% मिलता है। एक नॉर्मल स्टॉक अगर आप जो अच्छी कंपनी ऊपर जा रही होती है, जिसका शेयर लेट्स से ₹100 का है, उसपे आपको 0.15% कमीशन मिलता है ब्रोकरेज हाउस को। 15 पैसे। तो ज़ाहिर है वो तो उसको 7 टाइम्स मोर कमीशन मिल रहा है पेनी स्टॉक पे, तो वो लोगों को वही प्रमोट करेगा। हर किसी अपने हिसाब से सोच रहा होता है। तो रियलिटी और स्टोरी का फ़र्क, मार्केटिंग का फ़र्क और जिस तरीके से जो इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से इसको चलाया और शॉर्ट टर्म सोचा कि आज हम जो है ज़्यादा कमीशन कमा लें। हालाँकि जिस मतलब पाकिस्तान के इंडिया से बेहतर रिटर्न, अमेरिका से बेहतर, मतलब अमेरिका एक फ्लैगशिप है। स्टॉक मार्केट को अगर आप देखें ना, 60% लोग, 70% लोग वहाँ की पॉपुलेशन जो है ना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपके रिटर्न अगर उससे भी ज़्यादा है, तो आपके पास मतलब आपके पास सब कुछ है। I find it hard to believe, but like if the numbers say so, I'll have आप to खुद look चेक it up. करिए, So I'll, नैस्डैक के जैसे 1999 में जो इंडेक्स होता था ना, उसमें देखिए 10 टाइम्स जो है ना वो बढ़ गए। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो डॉलर टर्म्स में 27 टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा, प्लॉट के साथ साथ एक और जो नया फीवर पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं वो है क्रिप्टो। और लोग क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो कह रहे हैं स्टॉक जो है ये जो है बूमर्स के काम है। अब तो क्रिप्टो है और रातों रात अपन ने अमीर होना है और लैम्बोर्गिनी लेनी है। और फिर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह का लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, कि देखो मैंने ये गाड़ी ली, मैंने ये लिया, ये घर लिया, और मैं 3 साल पहले ऐसा था, सड़क पे था, वगैरह वगैरह। सो ऑब्वियसली दैट अट्रैक्ट्स एज वेल। हाउ डू यू सी दैट? हाउ डू यू सी द क्रिप्टो मार्केट? हालांकि लाइक कल ही हमारी पॉडकास्ट एक आने वाली है विद क्रिप्टो एक्सपर्ट हारिस खान। ही वाज आवर गेस्ट लास्ट वीक। तो आई मीन लाइक जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, हम ना किसी को गलत कहते ना सही कहते हैं, जो है नॉलेज लोगों के सामने रखते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? जी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिछले 10-15 साल में
जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उनको तो बिल्कुल कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ देखी जो कि दूसरे लोगों ने उसको पिक नहीं किया और बड़े अच्छे रिटर्न्स भी कमाए। बट हमेशा जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस होते हैं ना, वो फ्यूचर के हिसाब से होते हैं। अब जो पुराना होना था, उससे आप लर्न कर सकते हैं। अब फ्यूचर में आप देखते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो ज़्यादातर जो बिटकॉइन के उसको प्रमोट भी करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा-सा इसको देखते हैं कि इसमें अपॉर्च्युनिटी कितनी है। अभी आज दुनिया में जितना भी गोल्ड है ना, वो है तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये प्राइस बढ़ने के बाद आज इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 20-25 साल बाद ये कहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो इन्फ्लेशन होती है ना, गोल्ड उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। तो 3-4% की हम एवरेज ले लें अगर साल की इन्फ्लेशन, तो आज से 20-25 साल बाद ये 50 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। जो न्यू माइनिंग हो रही थी उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है वही मेजरली होता है। लेट्स से हम 60 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाते हैं इसको, और हम अज़्यूम करते हैं कि जो बिटकॉइन है ना, वो डिजिटल गोल्ड बन जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यानी कि उसके सारे जो इन्फेंसी स्टेज, सबको उस पे भरोसा भी आ जाता है। इतना टाइम भी उसमें गुजर जाता है कि लोग कहते हैं नहीं, अब ये इसका हैक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है सब कुछ। तो बिटकॉइन जो है ना, वो गोल्ड के बराबर हो जाता है आज से 25 ईयर्स बाद। तो आज जितने बिटकॉइन है ना दुनिया में, और जो उसकी प्राइस चल रही है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है 2 ट्रिलियन डॉलर्स। तकरीबन 20 मिलियन जो है बिटकॉइन है, और 1,10,000 का एक है। तो अगर ये 2 ट्रिलियन डॉलर से 60 पे चला भी जाता है, तो ये आपको कितना प्रॉफिट देगा 25 ईयर्स में? 30 टाइम्स इन डॉलर टर्म्स। तो पिछले जो है 25-26 सालों में स्टॉक मार्केट का एवरेज इंडेक्स भी आपको इतना रिटर्न दे रहा है। तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसका जो मेन जूस था, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया ऑलरेडी। अब अगर ये आप बिल्कुल कह रहे हैं कि वो बोट निकल गई है अभी बिटकॉइन वाली। अभी भी एक अच्छे लेवल के रिटर्न्स हैं, अगर ये अपनी सारी चीज़ें कर लेता है। भाई मुझे एक दोस्त बोलता था 2010 में 10 रुपए का बिटकॉइन ले लो, हम हंसते थे। अरे पता नहीं क्या बेवकूफ़ बना रहा बिल्कुल ये एक नई चीज़ थी ना उस टाइम है। पे। 2010 की बात है, और हम हंसते थे कि क्या पता नहीं क्या नर्ड वाली बातें कर रहे हैं, और आज सीन ही अलग है। एक एक नई जैसे टेक्नोलॉजी आती है, वो अब इसी तरीके से आप अगर नेटफ्लिक्स का भी देखेंगे, ये कोई भी नई चीज़ आती है उसमें शुरू में ऐसा होता है। बट आज अगर कोई सोच रहा है तो मैं भी आपको और चीज़ें बताता हूँ। अब देखें, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 90% ये जो कॉइन्स हैं, जिनको कहते हैं शिट कॉइन्स, हाँ। वो खत्म हो जाने हैं। ठीक है, तो एक ये भी होता है कि मैं जो लूँगा हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। तो इस वजह से ये देख के फिर और भी बड़े मसले होते हैं। एक्सचेंजेस हैक हो जाती हैं। 2013 में दुनिया की नंबर 1 बिटकॉइन एक्सचेंज जो थी ना, जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, वो हैक हो गई थी। कॉइनबेस। मैनकॉक्स। ओके। हाँ, कॉइनबेस तो बाद में आई थी। सही। तो मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले भी हैं। लोग वॉलेट में अपने जो है वो कॉइन्स रखते हैं, फिर पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अभी तक इसमें इस तरह के मसले भी हैं। कॉइन्स के भी ज़ीरो पे जाने के चांसेस हैं। फिर अपसाइड जो है वो पिछले 15 सालों वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए फिर आप अगर थोड़ा-सा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम समझेंगे ना, तो कोई भी बड़ी सुपर पावर जो है ना, अपने करेंसी के सिस्टम को छोड़ती नहीं है। आप पिछले 300-400 साल के भी देख लेंगे, ग्लोबल एम्पायर्स जो है ना, एक उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी, और एक जो है ना उनके पास गोल्ड या करेंसी पे वो अपना कंट्रोल रखते थे। तो इसी तरीके से आप आज भी देखें, टैरिफ वॉर जो सारी हो रही है, अमेरिका में दुनिया पे टैरिफ लग रहे हैं, उसके पीछे यही है कि डॉलर को प्रोटेक्ट करके रखना है। डॉलर शुड बी द नंबर 1 करेंसी। तो इतनी आसानी से जो सुपर पावर्स हैं, ये उसको जाने नहीं देती। जाने नहीं देंगे। एक हद तक जाने देंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना, आप कुछ परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स जो है ना, वो उसमें लगा सकते, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो और बैक एंड पे कुछ है भी नहीं। कंपनीज़ में तो होता है ना, आप देखते हैं और इतना ट्वीट क्रॉस पे ऊपर नीचे हो रहा होता है। ट्वीट्स से ऊपर नीचे हो रहा होता है। आप खुद बताएँ, अगर आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए की सेविंग है, कितने लगा लेंगे मैक्सिमम बिटकॉइन? सेंसिबल एक आदमी मैक्सिमम 50,000 1 लाख लगा लेगा, 10% लगा लेगा सेविंग। तो अगर आपको इसकी थोड़ी नॉलेज भी है, आपको थोड़ा इस पे भरोसा भी है, तो रिकमेंडेशन यही है, मैक्सिमम 5-10% ऑफ सेविंग लगाएँ, इससे ज़्यादा ना लगाएँ। अगर ये इतना लगा जितने जान गंवाने का हाँ, दम हो। मतलब कि ये फिर आप देखें ना, जब ये नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो आपने इसको फॉलो थ्रू भी तो करना है ना। अगले 20-25 साल तक होल्ड करने की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कुछ परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, अगर आप बाहर हैं पाकिस्तान से, आपके पास फंड्स हैं, पाकिस्तान में तो लेना इलीगल है, तो आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए। ये अच्छा, जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। सही। अच्छा, स्टॉक्स में इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं? ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ये एक तो जो थोड़े से उस टाइप की चीज़ होती है ना, कि जैसे ब्रोकर को आपने हमेशा जो है ना क्रॉस चेक के थ्रू पैसे देने होते हैं। बट लोग कभी-कभी उनके एम्प्लॉइज़ को पैसे दे दिए, उधर उनके साथ स्कैम हो जाता है। बट इस टाइप की चीज़ें अगर हटा दें ना, जो थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होती हैं, तो लोग हमेशा सोचते हैं मैंने इस कंपनी का शेयर इतने का लिया था, और उससे एक उसको एंकर बना लेते हैं।
हालाँकि आपने हमेशा सोचना होता है कि एक कंपनी की प्राइस क्या चल रही है और उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अब ज़्यादातर लोग ना जब उनकी आप जर्नी सुनेंगे ना कहेंगे मैंने एक शेयर 100 का लिया था, जब वो 120 का हुआ तो मैंने बेच दिया। मुझे लगा अब ये जो है और नहीं बढ़ेगा और बाद में वो कंपनी जो है वो 1000 तक पहुँच गई। यानी कि अच्छी कंपनीज़ को वो जल्दी सेल कर देते हैं और जो बुरी कंपनीज़ होती हैं, उसमें लोगों को सिखाया गया है कि आपने जो है ना बस अगर लेट्स से कोई चीज़ ली और वो नीचे गिर गई है, आपने बेचना ही नहीं। वो भले आपको 10 साल वेट करना पड़ जाए। तो लोग अच्छी चीज़ों को जल्दी बेच देते हैं और बुरी चीज़ों को होल्ड करते रहते हैं, बल्कि उसमें और इन्वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना एंकर बनाया हुआ है कि मैंने कितने में खरीदा था। असल में आपको सोचना चाहिए हमेशा कि प्राइस और फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। जब भी कोई शेयर तो फेयर प्राइस पे तो खरीदा था। नहीं प्राइस तो सिर्फ़ जो चल रही है लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो उसकी उस वक़्त की प्राइस है ना। आपने असल में उसका बिज़नेस पढ़ के ओके, उसकी हाँ, फेयर वैल्यू देखनी है, इसकी प्राइस होनी क्या चाहिए। ओके। हाँ, तो उससे हमेशा जो है ना वो कंपेयर किया बट लाइक अब देखिए ना, आम बंदा तो नहीं बता सकता ना कि जी मेरे हिसाब से मीज़ान बैंक या एंग्रो ग्रुप का ये प्राइस होनी चाहिए। मैं तो नहीं इतनी इनसाइट और डेप्थ में नहीं जा सकता ना। बिल्कुल। ये काम तो आपका ही है। आम बंदा तो नहीं कर सकता, इसीलिए आम बंदे के लिए ना हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप जो इंडेक्स है ना उसको फॉलो करें। हुँ। इसी वजह से हम लोगों ने भी अपनी कंपनी में जो है ना एक पूरा मोट्टो बनाया हुआ है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। ये हमने वॉरेन बफे से ही बोरो किया कि एक तो जो चीज़ समझ जब तक नहीं आएगी ना उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और दूसरा अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स। हुँ। तो हम लोग जो भी कंपनी में लेट्स से सी इन्वेस्ट करते अब हैं। यही चीज़ें तो फिर लोगों को डिटर करती है। मेरे पास टाइम थोड़ी है हुँ, कि मैं बैठ के यहाँ सीखूँ कि मुदारबा और मुबालगा और मतलब जो सॉरी मुबालगा तो नहीं कहते। मुदारबा और क्या होता है? शरिया कंप्लाइंट बैंक्स में ना। तो मैं तो मेरी ना वो नॉलेज है ना मेरे पास टाइम है टू फॉलो थ्रू इतनी सारी चीज़ों को, या पेट्रोकेमिकल्स हुँ, का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में माइनिंग जो है तेज़ी से शुरू होने वाली है तो उसके इम्पैक्ट कहाँ आएँगे। अब मैं ना अखबार पढ़ता हूँ, ना मैं कोई डेली जर्नल मैंने लगाया हुआ है, ना मैं वॉल स्ट्रीट पढ़ रहा हूँ, ना मैं समझ रहा है मेरी हुँ, बात। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो ये तो फिर आप सीधा-सीधा या तो डिस्करेज कर रहे हैं, ये वही वाली बात हो गई, मौलवी साहब कहते हैं ज़्यादा मत समझना। दिमाग बिगड़ जाएगा, हमसे आके समझना। तो आप ये यही मंजन कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, जाके पढ़ लो, आपको पता है पढ़ेगा ही नहीं, आप ही के पास आएगा। तो आप ये घुमा-फिरा के कस्टमर अपने पास ही ला रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको इसमें अच्छा-सा गाइड करता हूँ। देखें, इंडेक्स की जो हम बात करें ना, वो एक पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देगा। अभी हमने सारा बताया 5000 सेव करो, 5 करोड़ तक पहुँच जाता है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना ना। हुँ, लेकिन साथ-साथ ये भी हमें एक्नॉलेज करना है कि अगर आप बिज़नेस ओनर्स वाली नॉलेज गैदर कर लें और उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करने लग जाएँ, तो आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ना एक छोटी-सी टिप्स आपको दूँगा। आप कोई भी कंपनी खरीदें ना, वो 3-4 रीज़न लिख लें उसके। अब आप देखें लेट्स से आपके पास 20 लाख रुपए की सेविंग थी, आप उसमें 5-6 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं। अब आप खुद पहले तो सोचें कि भई मुझे इस ये सैलरी मेरे 2-3 महीने की बनती है लेट्स से, 2-3 महीने लगाने में अर्न करने में लगाए हैं, तो 2-3 दिन इस कंपनी पे भी लगा सकते हैं रिसर्च करने में। तो आप हुँ, 3-4 चीज़ें ना लिख लें कि मैंने ये कंपनी इस वजह से खरीदी है। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था और इसी को सॉल्व करने के लिए ना हम लोगों ने आज से 6-8 महीने पहले अपने यूट्यूब चैनल पे ना जो टॉप कंपनीज़ हैं, उनकी डिटेल वीडियोज़ बनाई। और ये मतलब फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। उसमें सारा बताया होता है कि ये इस कंपनी की 3-4 अच्छी चीज़ें हैं और ये फ्यूचर में इसको मसले भी हो सकते हैं। ओके। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, अब मैं ना 4-5 आपको कंपनीज़ बताता हूँ। मीज़ान बैंक ले लें, मिल्लर ट्रैक्टर ले लें, एग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, इस सब कंपनीज़ के जिस बंदे ने भी इन्वेस्ट किया ना पिछले 10 सालों में, किसी ना किसी टाइम पे इसके शेयर ज़रूर लिए होंगे। लेकिन होल्ड सिर्फ़ 1% लोगों ने किए होंगे। क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि मैंने इसको खरीदा क्यों है। वो थोड़ा-सा बढ़ता था और वो बेच दिया और आज हुँ, वो 10-10 टाइम्स सारे जो है ना बढ़ गए हैं। तो आप कोई भी चीज़ अब रिसर्च करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे भी रिसर्च करके देते हैं। हुँ, तो आप किसी की भी कंपनी की 1-2 दिन में अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने वो भी नहीं करनी, लेट्स से आपको लगता है मैं रिसर्च करूँगा ना मैं और गलत डिसीज़न ले लूँगा, तो हुँ, आपके पास इंडेक्स वाला ऑप्शन भी है कि आप इंडेक्स के साथ-साथ बस चलते रहें और फिर जो है उसको 1 साल बाद देख लें, अगर परसेंटेजेस चेंज हुई हैं, आप भी थोड़ा-सा चेंज कर लें। अब लेकिन एक और तरीका होता है, लोग कहते हैं कि मैं ना इंडेक्स के साथ चल रहा हूँ, वो थोड़ा बोरिंग है। मुझे भी थोड़ा-सा ना ज़रा अपने 2-3 कंपनी अच्छी ढूँढनी है। तो उसके लिए फिर जो पहला वाला तरीका है ना कि आप वीडियोज़ देखें, सही है? उसके साथ-साथ आप अपनी खुद भी रिसर्च करें, जिसको कहते हैं पार्ट टाइम इन्वेस्टर, वीकेंड पे बड़ा लोगों को शौक होता है। हुँ, तो उसके थ्रू आप अच्छी 10-12 कंपनीज़ जो है ना निकाल सकते हैं। हो सकता है उसमें से 2-3 आपकी इतनी अच्छी नहीं जाएँ। आपको जो है देर से रियलाइज़ हो कि इसमें चीज़ें चेंज हो गई हैं, मुझे इसको सेल कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा एटलीस्ट फ्रेमवर्क बना के चलेंगे, तो इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो लेट्स से कम टाइम लगा के करना चाहते हैं। हुँ, फिर हम लोग जैसे सिखाते हैं अपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में और उसका मकसद भी पूरा ये होता है कि स्कूल, कॉलेज में आप लोग इतने पैसे देते हैं। मतलब आप अगर बाहर पढ़ते हैं या इवन इधर लम्स में या डॉक्टर की डिग्री करते हैं
ऑलमोस्ट जो है 5 से 10 मिलियन का टोटल खर्चा हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ज़ीरो। सबसे मतलब आप सोचें दुनिया में, आई थिंक आप भी इसको सेकंड करेंगे, 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है और दूसरा के लोगों से बात कैसे करनी है, सीधी बात, नेटवर्किंग। 100%। मतलब तो इस वजह से आप मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखा ही नहीं रहे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर भी नहीं सिखाते। बाहर भी जो है इसी तरीके से लोग जो है ना वो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, सेव नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ी-सी उनकी गवर्नमेंट उनको रिटायरमेंट में हेल्प कर देती है, तो उनकी बचत हो जाती है। तो आप जो है एक हम लोग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास ऑफ़र करते हैं। अब उसके अंदर आपको जो है सारी कंपनीज़ का पता चल जाता है। सारे सेक्टर्स के जो बिज़नेसेस हैं आपको और ये हम पाकिस्तान की ही कंपनीज़ की बात कर हाँ, रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनीज़ राइट। की बात कर रहे हैं। सारे उनके बिज़नेसेस आपको समझ आते हैं। आपको बूम बस्ट साइकिल जो है, जिसमें कब ज़्यादा रिटर्न आते हैं, कब कम आते हैं, वरना तो इतनी ज़्यादा खबरें आती रहती हैं कि आप हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। आपको एक पूरा फ्रेमवर्क मिल जाता है आपको, एक कम्युनिटी का आप पार्ट बन जाते हैं। अब हमारे ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा लोग होते हैं उसमें, तो सारी डिस्कशन चल रही होती है। फिर हम खुद भी जो है ना कंटिन्यूअस बेसिस पे एक दफ़ा कराने के बाद भी जो है उसमें हर 6 महीने बाद एक सेशन कराते हैं, लोगों को अपडेट दे देते हैं कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं, जो हमने आपको सिखाया था उसके हिसाब से। हुँ, तो एक पूरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा हो जाता है। ये आपको बार-बार फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, फाइनेंशियल लिटरेसी में आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर आप जो है बड़े अच्छे तरीके से आपने पूरा एक फाइनेंशियल प्लान आपके सामने आ जाता है कि मैंने अब ये फॉलो करना है, ये कंपनीज़ अच्छी ऐसे ढूँढते हैं और फिर मैं अपनी कम्युनिटी में डिस्कस करके एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना लूँगा। जब मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो टाइम होगा, लेट्स से मैं अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी, मेरे 2-3 साल बहुत ज़्यादा बिज़ी, हुँ, उन सालों में आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे चले जाते हैं। हुँ, फिर आप वापस आ जाते हैं थोड़ी-सी कंपनीज़ रिसर्च करने। इसी तरीके से अब लेट्स से लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल है। अब वो चाह रहे हैं कि नहीं ये तो 20% जो रिटर्न आ रहा है ना, मुझे चाहिए 25-26, और मेरा कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है, तो कोई बंदा हो जो मुझे रेगुलर अपडेट करे कि अब जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसमें क्या चल रहा है, हर महीने में क्या चेंज हो रहा है, ताकि मैं सुकून में रहूँ। उसके लिए हम लोग ऑफ़र करते हैं एडवाइज़री सर्विसेज़। जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ होती हैं। उसमें मंथली कॉल्स भी होती हैं। कोई भी कंपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड होती है ना, तो पहले एक लंबा वॉइस नोट जाता है कि इस कंपनी को हमने क्यों इन्वेस्ट किया। अगेन प्रैक्टिसिंग इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। उससे लोगों को मिलती है कन्विक्शन, फिर रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे होते हैं। जब कन्विक्शन मिलती है ना, तो हमने देखा है एक आम बंदा जब हमारे पास शुरू में आता है ना, तो उसने अपना 10-15% ऑफ सेविंग्स जो है ना वो इन्वेस्ट किया होता है स्टॉक मार्केट में। वो उधर हमारी वीडियोस देख के या दूसरा कंटेंट देख के या देख के कि स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न आ रहा है, इतना उसको कन्विक्शन आई थी कि चलो मैं थोड़े से लगा के देखता हूँ। फिर जब वो 3-4 महीने हमारे साथ स्पेंड करता है ना, उसमें कोई ना कोई मसले-मसाइल भी होते हैं। जैसे पिछले 3-4 महीने में सोचें तो ट्रम्प टैरिफ्स भी हुए थे, इंडिया के साथ वॉर भी हुई थी, फिर बजट भी आया था। उस टाइम पे वो देखता है कि हाँ, ये जो है ऐसा नहीं है कि अच्छा-अच्छा ही बोलते रहते हैं, जब कोई मसला होता है तो हमें वो भी बताते हैं। हुँ, अगर किसी कंपनी में कोई मसले-मसाइल होते हैं, वो भी गाइड करते हैं। यानी कि एक पूरी स्क्रूटनी के साथ चल रही है, एक पूरी टीम है, तो वो फिर उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर वो जाता है 40% ऑफ सेविंग लगा, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब लेट्स हुँ, से किसी के पास टोटल 1 करोड़ रुपए हैं, अगर उसने लेट्स से स्टॉक मार्केट में लगा के बहुत कंपाउंडिंग कर ली, वॉरेन बफेट जैसा रिटर्न भी ले आया, लेकिन अगर लगाए सिर्फ 10 लाख, तो बाकी 90 लाख पे तो नहीं आएगा ना वो। हुँ, तो ये कन्विक्शन और परसेंटेज ऑफ सेविंग ज़्यादा लगाने के लिए नॉलेज, कंटीन्यूअस सपोर्ट, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और इसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो इंडेक्स का रिटर्न आ रहा है ना, उससे ज़्यादा रिटर्न आए, ताकि लोग जो फीस पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उनको एडिशनल वैल्यू मिले। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, अगर कोई विदाउट टाइम कमिटमेंट करना चाहता है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकता है। यूट्यूब पे जो है बहुत अच्छे कंटेंट बनने लग गया अब पाकिस्तान में भी। आप वीडियोज़ देख के कुछ अच्छी कंपनीज़, जिनके बड़ी कंपनीज़ हैं, ट्रैक हुँ, रिकॉर्ड अच्छा है, हुँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी ने बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया और वो कहे मेरा नुकसान हो। वो सब पेनी स्टॉक्स में होता है, हुँ, ठीक है? फिर आप एक दफ़ा सीख के खुद करना चाहते हैं, कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ, हुँ, उसका भी हम लोग वो भी ऑफ़र करते हैं। फिर अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, आप जो है बस कहते हैं, मुझे आता है थोड़ा-थोड़ा, मुझे प्रिंसिपल्स आते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के, मैं एडवाइस चाह रहा हूँ कि हुँ, बेस्ट कंपनीज़ अभी कौन-सी हैं। और फिर मुझे रेगुलर जो है ना वो मंथली अपडेट कॉल में भी अपडेट ये चाहिए चाहिए, और मुझे ना पता होना चाहिए कंपनी में क्या चल रहा है। And उसके लिए आप एडवाइज़री सर्विस, what's the procedure of getting into your services? दोनों इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास और एडवाइज़री सर्विसेज आप हमारी वेबसाइट पे जाके ना उसमें एनरोल कर वेबसाइट का सकते हैं। हाँ, सब चलिए कुछ प्लग है। नीचे लिखा आ रहा है वेबसाइट। अच्छा, एंड हाउ मच इज़ द मतलब मेंबरशिप कितने की होती है? इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है हमारा 1,40,000 का होता है। राइट। ये सिर्फ वन टाइम होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता। हालाँकि हम लोग जो है और ये कितनी लंबी होती है? ये 3 मंथ्स की होती है। मतलब क्या इसमें 12 टू 15 सेशंस होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, 2 से 3 घंटे का जो है हम लोगों का हर वीकेंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। उसमें जो है हर सेक्टर मतलब समझिए पहले 8 से 10 सेक्टर्स डिफरेंट जो हैं आपको बिज़नेसेस समझ आने चाहिए। उससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन होती है। उस सेक्टर में कौन-सी कंपनी सबसे अच्छी जा रही हैं, वो भी आपको समझाते हैं। हुँ, फिर पूरा फ्रेमवर्क के जो है आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है,
इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो हमने लिखा हो उसको भी लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और पूरा एक मॉडल पोर्टफोलियो जो है ना वो बना के देते हैं। राइट। और इसकी कोई सर्टिफिकेशन होती है, एज इन के लाइक ऑथराइजेशन, आर यू ऑथराइज्ड बाय मतलब एससीसीपी या इस तरह के रेगुलेटरी बॉडीज? बिल्कुल, हम लोग एससीसीपी रजिस्टर्ड कंपनी है, हम लोग पास जो है एसएफए लाइसेंस, सिक्योरिटीज़ एंड फीचर्स एडवाइज़र, राइट। जो हमारे इसमें जो भी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास उसको फिर हम वहाँ पे इट्स ऑल लेजेंड, इट्स सर्टिफिकेशन। ऑल लेजेंड, मतलब बिल्कुल। कल को एफआईए नहीं आएगी पीछे भी। अच्छा, ये अगेन वो स्कैम से रिलेटेड चीज़, एक और चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है ना, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया ना तो हम लोगों के पास सिर्फ होता है एडवाइस का लाइसेंस, कि हम सिर्फ लोगों को बता सकते हैं, उनके लिए खुद बाय नहीं कर सकते या उनसे पैसे नहीं मांग सकते और फिर उसे खरीदना। तो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया लोग सोचते थे लोगों को ना, हम बहुत दफ़ा बताते हैं, जो हमारी टीम में थे कुछ कपलों पे या उसका एक्सपीरियंस था, कहता है हम लोगों को बताते हैं लेकिन लोग ना एंड में एग्जीक्यूट नहीं करते। मैंने इसको कभी भी डिसएडवांटेज नहीं समझा। मैंने कहा आप इतना अच्छा बताओ कि अगला बंदा जो है ना वो कन्विंस हो जाए। मतलब योर कम्युनिकेशन शुड बी एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन। तो हम आप लोग हमें सिर्फ फी ट्रांसफ़र करते हैं, फंड्स तो आप ट्रांसफ़र करते ही नहीं। वो वो आप आपने डायरेक्ट खुद खरीदते हो? आपने खुद खरीदना है, हमेशा आपकी कस्टडी में रहेगा। एक और ओके। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम सो लाइक लॉगिन पासवर्ड सब आपके सब पास होगा एंड यू आर डूइंग बाइंग एंड सेलिंग भी खुद। अच्छा, इसमें होता है कि ट्रेड्स जो है वो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, सो दैट्स आल्सो अ केस? हुँ। या ये कि जो इंडिविजुअल है उसको खुद करना है? ब्रोकरेज हाउसेस में सबके अकाउंट्स खुले होते हैं, तो खुद ही, जब हम लोग इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग ओके। मुश्किल से महीने में कोई एक चेंज होता है, जैसे किसी कंपनी में कोई अच्छी कंपनी मिल गई, उसमें अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो चेंज हो गया, तो वो लोग इज़िली जो है खुद कर लेते हैं। अच्छा, सो लाइक आप तक पैसे आते ही नहीं है, लोग खुद ही कर रहे होते, सो ओके, दैट्स अ रिलीफ। तो एक तो स्कैम आपने ये बताया कि लोग जो हैं चेक, क्रॉस चेक नहीं देते और डायरेक्ट कंपनी को या एम्प्लॉय के नाम पे दे देते हैं और वो फिर भाग जाते हैं। और क्या-क्या नॉर्मल स्कैम्स होते हैं इस इंडस्ट्री में? अच्छा, इस इंडस्ट्री में स्कैम ज़्यादातर यही होते हैं कि एक तो आपने जो है ना, आम पाकिस्तान में है, थोड़ा-सा कोई जान-पहचान का बंदा होता है ना, उसको कैश दे देते हैं। तो एक आपने किसी को कैश नहीं देना, और अगर आपने चेक से भी ट्रांसफ़र करना है ना, तो हमेशा आपका चेक बनेगा ब्रोकरेज हाउस के नेम का, ताकि फंड्स उधर जाएँगे तो फिर आप कल को कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आप उनके किसी एम्प्लॉयी के अकाउंट में डलवा देंगे, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन 2 चीज़ों का बस ख़्याल रखें कि जब अकाउंट ओपन कराएँ जहाँ पे भी टॉप ब्रोकरेज हाउसेज़ में, तो आपने कैश तो कभी वो आपसे लेंगे ही नहीं। हुँ, कैश अलाउड ही नहीं है एससीसीपी की तरफ से। आपने चेक से ट्रांसफ़र करना है, हुँ। और चेक जो है कंपनी के नेम का होना चाहिए। सही, सही, सही। इसमें हुँ। हम लोग भी जैसे अपनी वीडियोज़ भी बनाते हैं ना, इवन दो अब देखें इसका डॉलर में भी इतना अच्छा रिटर्न है, पाकिस्तान में भी जो ऑप्शंस हैं उसमें भी ये नंबर 1 है। लेकिन आज तक लोग कहते हैं कि हमें तो यही नहीं बताया गया कि अकाउंट ओपन कैसे होता है। और ये अगेन एक इतना बड़ा फेलियर है कि जो हुँ। पाकिस्तान की नंबर 1 एसेट क्लास है लास्ट 26 ईयर्स की, उसके जो प्रोमोटर्स थे वो आज तक लोगों को यही नहीं बता सके एक मास लेवल पे कि अकाउंट ओपन कैसे होता है। तो हुँ। इसमें मैं थोड़ा-सा लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। देखिए, इसमें सिर्फ़ आपको ज़रूरत होती है बैंक अकाउंट की, क्योंकि एंड में आपने कैश जमा कराना नहीं है, आपने बैंकिंग बैंक चैनल से स्टेशन ट्रांज़ैक्शन सही है। करनी है। तो पहले आपके पास ना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। एक दफ़ा जब आपका बैंक अकाउंट किसी भी जगह पे खुल जाएगा, तो फिर जो है आपने पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके कोई भी टॉप 5 ब्रोकर्स देखें, हुँ। जो भी आपको सबसे अच्छा लग रहा है, सबको एक दफ़ा कॉल कर लें, जो आपका अकाउंट जो है सबसे आसान तरीके से ओपन करवा दें, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर लें। सब ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। आप किसी के थ्रू भी बाय करेंगे, सेल करेंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपने सिर्फ़ ये चेक करना है कि आपका अकाउंट कौन जल्दी ओपन कर देता है और कौन जो है थोड़ी-सी आपको सर्विस अच्छी देता है। फिर इसके साथ-साथ 2 साल पहले नहीं, अब बल्कि 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक न्यू टाइप ऑफ अकाउंट जो है स्टार्ट करा है, आसान अकाउंट। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना इसमें जो पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है ना, उसमें फँस जाते हैं। वो कहते हैं ये वाली सैलरी स्लिप दें या ये वाली टैक्स रिटर्न दें, हुँ। या जो है आप पूरी अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाएँ। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो 10 लाख से कम है, तो कोई आपसे कोई जो है ना पेपर वर्क नहीं माँगेगा। सिर्फ़ आपके सीएनआईसी पे ही अकाउंट खुल जाएगा। तो आपने सिर्फ़ बैंक अकाउंट खोलना है, पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाना है और कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो आपको ठीक लग रहा है, और उसमें जो है आपने अपने सीएनआईसी के थ्रू आसान अकाउंट ओपन करवा लेना है। और सही। फिर जो है आप उसमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने जब चेक बनाना है ना, वो कंपनी के नाम का होगा। ये तो हो गए लोकल्स के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह वो रियल एस्टेट में करते हैं। हमारे एक दोस्त ने एक अपार्टमेंट लिया था 5 साल पहले, उसका डॉलर था 180 का, ठीक है? और मकान लिया था वो तकरीबन लेट्स से अपार्टमेंट सवा करोड़, 1.5 करोड़ का था। आज वो अपार्टमेंट ऑलमोस्ट पौने 3 करोड़ का है, मगर डॉलर भी जो है, जो 180 से 280 पे चला गया है। तो नेट पे वो लॉस में ही खड़े हैं। तो ओवरसीज़ का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि भाई हम यहाँ डालते हैं
और बाय द टाइम अगर वो बढ़ता भी है तो पीछे से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। तो उसका प्रोसीजर ज़रा समझा दें जो ओवरसीज़ सुन रहे हैं वो माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल आपने जैसे कहा ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का नंबर 1 इश्यू 2 होते हैं बल्कि। सर इश्यू तो नहीं कहेंगे ना, रियलिटी है, हाँ, हाँ, बिल्कुल कंसर्न फैक्ट है। कंसर्न कह हाँ। सकते हैं, हाँ। 2 सबसे बड़े कंसर्न होते हैं। पहले ना आज से 5 साल या 3 साल पहले तक हर किसी के माइंड में होता था कि ओवरसीज़ ने अगर पाकिस्तान में पैसे भेज दिए ना, हुँ, तो बस भूल जाओ उसको। अब वो हुँ, पाकिस्तान में ही रहेंगे। हुँ, अब वो वापस तो आ नहीं सकते, रिपैट्रिएशन नहीं हो सकता। हाँ, डॉलर चले गए तो बस डॉलर वापस नहीं आने पाकिस्तान में, जो उधर हालात हैं। लेकिन 2021 में जब रज़ा बाक़र होते थे स्टेट बैंक गवर्नर, उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू करवाया। इसके अंदर नंबर 1 फैसिलिटी ही ये है कि आप जो है ना, जो डॉलर भेजेंगे, उतने ही प्रॉफ़िट के साथ वापस लेके जा सकते। यानी कि कल को अगर लेट्स से आप बायर हैं आपके पास, तो यूएसए का ऑप्शन भी है, दूसरी जगहों का भी ऑप्शन है। आपको कोई रियल एस्टेट का अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप देखते हैं पाकिस्तान में बस साइकिल शुरू होने लगा है, तो आप डॉलर जो है वापस लेकर आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी गारंटी दी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और ये बड़ा ईज़िली जो है ना, हमारे खुद बहुत ज़्यादा 20-30% इन्वेस्टर्स जो है ना, वो आरडीए के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। आपको ना इधर आने की ज़रूरत है, ना अकाउंट ओपनिंग की ज़रूरत, कोई इधर आके साइन करने की ज़रूरत है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। अब इसमें जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना आरडीए के थ्रू, वो तो हमने सारी बात कर ली कि भई यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में भी अच्छे हैं। आप जो है ईज़िली वहाँ से बैठ के इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। लेकिन आरडीए में है 3 ऑप्शन। आरडीए में फर्स्ट ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना डॉलर में कर्ज़ा दे दें। तो उसमें जो है आपको वैसे 7% के आसपास साल का प्रॉफिट मिल जाता है डॉलर टर्म्स। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ना पीकेआर में कर्जा दें। अब पीकेआर में थोड़ा-सा रिटर्न ज़्यादा होता है, 12-13% के आसपास। तो और थर्ड ऑप्शन फिर होता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर लोग करते हैं दूसरा ऑप्शन। मतलब वो सोचते हैं कि डॉलर से ज़्यादा पीकेआर में रिटर्न मिल रहा है और अगर करेंसी स्टेबल रही, तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा। डॉलर में वापस मँगा लूँगा, डॉलर के रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क आ नहीं रहा पिछले डेढ़ 2 सालों से। तो ज़्यादातर लोग सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। हालाँकि सेकंड वाले ऑप्शन में वो करेंसी का रिस्क ले रहे हैं। अगर डिवैल्यू हुआ तो उनका ओवरऑल डॉलर में कम रिटर्न भी बन सकता है। जो बंदा करेंसी का रिस्क ले रहा है, तो वो अगर थोड़ा गौर से बैठ के सोचेगा ना, तो फिर उसको स्टॉक मार्केट वाला रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर करेंसी स्टेबल रही और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो जितना ये 11-12% आपको दे रहा है, उससे ज़्यादा तो स्टॉक मार्केट देगी। या तो आप डॉलर में ही रहें, अगर आपको लग रहा है कि डिवैल्यूएशन हो जाएगी, तो फिर आप डॉलर में ही कर्ज़ा दें, 6-7% कमा लें। अगर आपको लगता है करेंसी स्टेबल रहेगी, तो फिर आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज, है ना, आपको उधर शिफ्ट करनी चाहिए। तो आरडीए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें से आए भी हैं, लोग रिपैट्रिएट भी करके लेके जाते हैं, अर्न भी कर रहे हैं। और बहुत एक मेजर चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो थोड़े से पुराने थे ना, उनको अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता बात पहुँचने में भी बहुत साल लग जाते हैं, कि अब आप कोई चीज़ अगर डॉलर्स भेजेंगे पाकिस्तान में, तो आप वो वापस भी लेके जा सकते हैं। तो जब भी आपको लग रहा हो कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जब यहाँ पे आउटलुक अगर नहीं अच्छी लग रही है आपको, लेट्स से 5-6 साल बाद, तो आप उसको रिपैट्रिएट भी करवा सकते हैं। सही। अब्दुल रहमान ये बताइए कि पाकिस्तान में अकाउंट्स की तादाद इतनी कम क्यों है? और ख़ास तौर पे अमंग वुमेन। आई हैव लॉट्स ऑफ इंडियन फ्रेंड्स फ्रॉम द पॉइंट व्हेन आई वाज़ लिविंग इन द यूएई। आई हैव सीन देयर मदर्स ट्रेडिंग ऑल द टाइम, एक दूसरे से वो स्टॉक्स डिविडेंड की बातें, व्हिच to them I think comes very natural because they're far more inclined towards stock market वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे तो मैंने तो किसी आंटी को ये बातें ही करते नहीं सुना है, लेट अलोन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे खैर अदर देन लेडीज वैसे ही इतना कम रुझान क्यों है, इतने कम अकाउंट्स क्यों हैं? ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, आई थिंक फ्यूचर में सॉल्व भी हो जाएगा। अब दुनिया भर में देखें ना, मतलब स्टॉक मार्केट को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हर कोई कंसिडर करता है। अमेरिका में किया, इंडिया में पिछले 10-15 सालों में किया। इंडिया में भी अब ना 10% ऑफ पॉपुलेशन के पास अकाउंट्स आ गए हैं। मतलब कि वाह। आप समझें 15 करोड़ लोग जो है ना, उनके पास अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है पिछले 1-2 सालों में। और आप ये जो 3 स्टेप्स हुए ना, पहला एक एक ना फाइनेंशियल एडवाइज़र्स का बड़ा रोल होता है, इस कम्युनिटी को बड़ा करने में। अमेरिका में भी ब्रोकरेज हाउसेस बहुत पुराने थे, लेकिन जब फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आए ना, तो उन्होंने लोगों को टीच किया, उन्होंने मतलब समझाया, लोगों को हाथ पकड़ा, उनको जो भी क्वेश्चंस थे उसको आंसर किया। शुरू में हर किसी को ज़रूरत होती है, इतना टाइम तो नहीं होता है, हर कोई एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। तो ये जो चीज़ थी इंडिया में 15 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब जो इंडिया के फिनफ्लुएंसर जिनको कहते हैं ना, जो फाइनेंस पे बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, वो तकरीबन 15 साल पहले शुरू हुए थे। और उसके साथ-साथ उनके चैनल्स ग्रो हुए हैं और इधर भी जो है ना अकाउंट्स बहुत ज़्यादा खुले हैं इंडिया में। पाकिस्तान में भी ये स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले। 3-4 अच्छे अकाउंट्स जो है ना, वो अच्छी बात करते हैं, लोग उनको ट्रस्ट भी करते हैं।
मतलब अब आप कहेंगे ना तो लोग ज़्यादा यूट्यूब का रेफरेंस देंगे कंपेयर टू जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो एक यहाँ पे भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है और आई थिंक ये जो 3 ट्रेंड्स हैं ना, पहला ट्रेंड के पाकिस्तान में भी फाइनेंस पे जो है कंटेंट बनना शुरू हो गया। देखिए लोगों को ज़रूरत तो है, हर किसी को ज़रूरत है, वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई जो है ना अचीव करना चाहता है। सेकेंडली आसान अकाउंट, क्योंकि अब अगर हमने मिलियन 4 मिलियन अकाउंट्स तक जाना है, तो ज़ाहिर है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तो नहीं होंगे ना, उसमें से ज़्यादातर जो है वो लोग होंगे जो 5 लाख, 6 लाख लगा रहे हैं, 50,000 लगा रहे हैं। आसान अकाउंट के थ्रू आपने डॉक्यूमेंटेशन ईज़ करके 10 लाख तक कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। और थर्ड, अब पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। अब आप खुद सोचो उनका पार्टिसिपेशन रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास सेविंग ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा लोग आएँगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक जो यूट्यूब और कंटेंट के थ्रू नए एडवाइज़र्स आ रहे हैं, सेकेंडली आसान अकाउंट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, और थर्डली आरडीए के थ्रू जो है ना आप सीमलेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये तीनों फैक्टर्स अब जो कंबाइन हुए हैं ना, इससे हम लोग अभी तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टर्स पे हैं। मिलियन तो हम लोग 2 साल में ही क्रॉस कर लेंगे, और होपफुली इस साइकिल के अंदर ही हम लोग 2-3 मिलियन तक पहुँचे, मतलब 1% ऑफ पॉपुलेशन तक जो है हम लोग इस साइकिल में ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो सही थिंग्स आर चेंजिंग। सही विदाउट एडवर्टाइजिंग, हम किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहे, बट जो भी फैक्ट्स है, व्हाट आर द बेस्ट, लेट्स से 5-6 बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एज ऑफ नाउ? वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग और दिस नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये इसमें जो है ना थोड़ा-सा बिज़नेस को ज़रा अगर समझ लें ना 3-4 बातें जैसे हमने कहा, तो फ्यूचर में कभी कुछ चेंज भी होता है ना तो आपको ज़रा समझ आ जाता है। जैसे मैं आपको ना 3-4 बिज़नेस का बताता हूँ चले उसको ना, इम्पोर्ट कंपनीज ना बताएं, इंडस्ट्रीज बता दें। नहीं, मैं आपको कंपनीज़ कुछ ऐसी बताता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ कंपनीज़ होती हैं, उनको एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। ओके। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है पिछले 10-15 साल की सक्सेस स्टोरी की, सिस्टम्स लिमिटेड। हम्म सही, अब आपने उसको थोड़ा-सा जब समझा, तो आपने देखा कि पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, आईटी एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि हम लोगों की कॉस्ट कम है, मतलब हम लोग कम्पेटिटिव हैं। फिर आपने दूसरा देखा उसकी जो मैनेजमेंट थी ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था कि मैंने ग्रो करना है, मतलब एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो छोटी आईटी कंपनीज़ होती हैं, जब वो 10-15 मिलियन डॉलर पे पहुँच जाती है ना, फिर उनके ओनर्स जो है वो कहते हैं अब इट्स इनफ फॉर मी, तो मैं इतना ज़्यादा और एफर्ट क्यों करूँ? बट इनके अंदर फायर इन द बेली था। इन्होंने कोविड के टाइम पे सही एक्सपेंशन की, यूएई वाली साइड पे, मिडल ईस्ट वाली साइड पे। इनकी इकोनॉमिक्स ऑलरेडी अच्छी थी। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती आपको इस बिज़नेस में, कोई प्लांट तो लगाना नहीं है। आपने बस जो है कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लेके और फिर सैलरीज़ के थ्रू सारा इम्प्लीमेंट करना है। तो इनकी इकोनॉमिक्स अच्छी थी। ये अपने काम पे सही जा रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मेरे ख़्याल से कोई पर ईयर 30 से 35% का इनका रिकॉर्ड है लास्ट 12 सालों का। इसी तरीके से एक और कंपनी है टोटली डिफरेंट। मतलब अभी आप सोचेंगे ना कि आपको लग रहा होगा कि ये जो सर्विसेज़ वाले बिज़नेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो अच्छा है। लेकिन मैं आपको ऐसी कंपनी बताऊँगा जो हाइली कैपिटल इंटेंसिव, वो है मारी एनर्जीज़। मतलब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनी, लेकिन उसने इसके बराबर के जो है ना प्रॉफ़िट दिए। उसके अंदर जो है ना रीज़न ये है कि उसकी फ़ील्ड इतनी अच्छी है कि वहाँ पे 1000 मीटर्स पे गैस मिल जाती है, और सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। यानी कि उनका एसेट इतना अच्छा है कि उस एसेट में जब इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें से जो गैस निकलती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ना आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। ये जो इस तरह के बिज़नेसेस होते हैं ना जो अगले 10 सालों में आपको जो है 1 लाख को 20-25 लाख करेंगे, उसका कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। तो उसको समझना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ जाएँ, तो जिस बैंक में करंट अकाउंट ज़्यादा होंगे ना, वो एक तरह से फ्री मनी है। ठीक है? आगे लोन सबने सेम प्राइस पे देना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट यानी कि आपने अपने कस्टमर को कितना देना है, वो डिफरेंस हो सकता है। करेक्ट। तो कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं वो इन कंपनीज़ को ना बहुत अच्छा बना देती हैं। अब इन कंपनीज़ में भी अगेन बहुत सारे लोगों ने कहीं न कहीं जाके शेयर लिया होगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें नहीं समझते थे ना लोग, तो इस वजह से वो उसको कहीं न कहीं जाके सेल कर देते हैं। अगर फ्यूचर की जैसे बात करें, कुछ कंपनीज़ जो फूल प्रूफ हैं, अगेन बिग डिस्क्लोज़र और इसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने से पहले इवन एट अ स्मॉल परसेंटेज आपको सारी इसकी डिटेल वीडियोज़ भी देखनी चाहिए, खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। आई थिंक मिज़ान बैंक एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आ जाएँ तो मिल्लर ट्रैक्टर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इसी तरीके से पाकिस्तान की एक फूड कंपनी है नेशनल फूड्स, उनका भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो इस तरह से काफ़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो भी काफ़ी सेफ होता है। तो दोनों बिग कंपनीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र सेक्टर, एग्रो फर्टिलाइज़र एंड फौजी फर्टिलाइज़र, ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। सही। अच्छा, जैसे आपका जो एडवाइजरी प्लान है, लेट्स से इफ आई टेक दैट, और 3 महीने तक मैं आपकी एडवाइस भी लेता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, लेक्चर्स भी लेता हूँ, क्यू एन ए सेशंस भी लेता हूँ, लाइक ठीक है,
इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबकी अडेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, सबकी समझ-बूझ में फ़र्क होता है, सबके एंथुसियाज़्म में फ़र्क होता है। बट एक ऑर्डिनरी एग्ज़ाम्पल लें, तो 3 महीने बाद वेयर डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर टेकिंग योर एडवाइज़री क्लासेस? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होगा एडवाइज़री और मास्टर क्लास में। मास्टर क्लास में ना, ठीक है, 3 टू 3.5 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाता है। सही। जब आप कंप्लीट करेंगे, आपके पास एक पूरा फाइनेंशियल प्लान होगा कि मैंने महीने में इतने लगाने हैं और इस तरीके से मैं इन कंपनीज़ में लगाऊँगा तो मैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ। हुँ, अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर लेट्स से मैं 45 का हूँ, फिर मेरा जो प्लान है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। हुँ, सही है, आपको समझ आ जाएगा बूम बस्ट साइकिल जो है ना, उसको समझना कैसे। यानी कि आप जो है वो जो 3-4 साल वो टाइम होता है जिसमें चीज़ें नीचे जा रही होती हैं, आप उसमें घबराएँगे नहीं। हुँ, कुछ पोर्शन आप अपना सेविंग का जो है वो कहीं और भी लगा देंगे। फिर अच्छी कंपनीज़ कैसे पिक करनी है, और ये जो सारी अच्छी कंपनीज़ है पाकिस्तान की, इनके बैक एंड पे वो चीज़ें क्या हैं, जिनकी वजह से ये इतने अच्छे रिटर्न्स देती हैं। जैसे अभी मैंने आपको 2-3 कंपनीज़ का बताया। हुँ, उस तरीके से हर इंडस्ट्री में जो टॉप कंपनीज़ हैं, वो क्यों अच्छा रिटर्न देंगी फ्यूचर में, ये भी आपको समझ आ जाता है। फिर इसके साथ एक कंटिन्यूअस सपोर्ट भी होता है। कम्युनिटी में भी आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क आ जाता है कि अब मैंने जो है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंजेस में इतने अच्छे रिटर्न्स हैं, उसमें मैंने बूमबस साइकिल को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनीज़ कौन-कौन सी खरीदनी है, किस-किस टाइम पे खरीदनी है, और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैंने जाके जो है कम्युनिटी में कैसे जो है अपनी उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करके उसको चेंज करना है। हुँ, इसी तरीके से जो लोग एडवाइज़री सर्विसेज़ में आते हैं, बहुत मैसिव चेंज आप देखेंगे। आपको ये नहीं आएगा मैसेज कि ये बेच दो इतने पे और इतने पे खरीद लो। ये जो है 4% बढ़ जाएगा, फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, या इधर जो है आपका स्टॉप लॉस है। कोई कंपनी भी इंक्लूड होगी, पूरा आपको बताया जाएगा कि ये फ्यूचर में जो है क्या-क्या कर रही है, इसकी क्या-क्या वैल्यू बनती है। हुँ, ये गाड़ी लॉन्च कर रही है तो गाड़ी जो है कितने की है, उससे कितना प्रॉफिट आएगा, और हमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है। और हम क्यों सोचते हैं कि लेट्स से हम 8 कंपनीज़ अगर पोर्टफोलियो में, तो ये 8 क्यों? बाकी क्यों नहीं? ये हुँ, टॉप इन्वेस्टमेंट्स क्यों हैं, ये भी आपको पता चलेगा। मंथली कॉल में बोथ मास्टर क्लास में तो वीकली होती है, एडवाइज़री में मंथली। हमारा रूल है जब तक क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते, कॉल चलती रहती है। तो मतलब एक कलेक्टिव विज़डम का भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब हमारे मास्टर क्लास में तकरीबन 200 लोग होते हैं, कॉल पे मुश्किल से 80-90 लोग आते हैं। हुँ, बाकी सारे कहते हैं कि इतने लोग आए हुए हैं, यही सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। हुँ, वो एक उसका पूरे ग्रुप की जो इकोनॉमिक्स होती है, उसका भी आपको फ़ायदा हो जाता है। सेम इन एडवाइज़री एज़ वेल। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लो, कोई आपका पार्टिसिपेंट के माइंड में भी हुँ, आ रहा होता है, आपको भी उसका आंसर मिल जाता है। तो एक फुल जो है ना, आप सिक्योर हो जाते हैं, मतलब कि आपको हर चीज़ का पता भी होता है, आप खुद हुँ, डिसीजन लेते हैं, हुँ, और ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे 3 महीने बाद ना, आपका जब कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा, आप देखेंगे किस चीज़ें सही तरीके से मैनेज हो रही हैं, तो आप हुँ, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देते हैं। फिर उससे सही। और ज़्यादा प्रॉफिट्स आते अच्छा, आजकल काफ़ी स्कैम्स ये भी चल रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग, हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स में भी हम देखते हैं कुछ उल्टे-सीधे नाम आ जाते हैं। इसके बारे में ज़रा बताएँ? अच्छा, इसमें ना मैं आपको दुनिया के वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क्स बताता हूँ 2। मतलब अगर किसी दुनिया में किसी ने भी अगर वेल्थ क्रिएट किया ना, उसके 2 तरीके हैं। एक है सही सही तरीका, वो है कि आप लोगों को कोई सर्विस ऑफ़र करो, और या उनके लिए कोई चीज़ क्रिएट करो। लेट्स से आपने कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों को भी फ़ायदा हुआ और आपको भी फ़ायदा हुआ। ठीक है? इसी तरीके से आप इवन जेफ बेज़ोस, इलॉन मस्क को देख लें। इन्होंने जो चीज़ क्रिएट की, उसकी दुनिया में वैल्यू थी ट्रिलियन डॉलर्स लोगों के लिए, उनके लिए सेविंग्स हुई है, जो भी हुआ। हुँ, इनको भी उसका कुछ पोर्शन मिल गया। हम लोग जैसे एडवाइस करते हैं, तो जो प्रॉफ़िट आ रहा होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज हम लोग फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। हुँ, लोग भी खुश होते हैं, हमारा भी जो है बिज़नेस चलता रहता है। जो दूसरा वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क है ना, वो होता है कि लोगों के पैसे हड़प दो, और वो उसमें कुछ लोग एफ़िलिएट्स बन जाते हैं। लेट्स से एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद ये नहीं है कि लोग प्रॉफ़िट बनाएँ और हम लोग फ़ीस चार्ज करें। उसका मकसद यही है कि लोगों जो पैसे डालेंगे ना उसमें, वो हमने लेके भाग जाना है। तो उसको जो सारे प्रमोट कर रहे होते हैं, उस पूरे पैसों का 10-20% उनको भी वो देते हैं, कि ये हमारे पास कस्टमर्स लेकर आएँगे, हम इनको पे कर देंगे, 20% 80% जो हम लोग करेंगे। तो ये पूरा स्कैम्स जो है ना, लोग करते हैं। तो अब हुँ, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के ना 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो स्कैम्स वाला फ्रेमवर्क है ना, वो कभी भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होगा। वो कभी भी एससीसी पे रजिस्टर्ड कंपनी होगी नहीं। वो दुनिया के किसी कोने में, कोई केमन आइलैंड्स के किसी मुल्क में रजिस्टर की होगी, सिर्फ़ दिखाने के लिए कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। असल में उसको पता है, अगर मैंने पाकिस्तान में रजिस्टर कर लिया और मैं पैसे लेके भागा, तो कल को रेगुलेटर आके मुझसे पैसे माँग लेगा। तो एक तो आपने सबसे पहले जिस कंपनी से भी डील कर रहे हो, वो एसईसी पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जितनी भी बड़ी कंपनी हो। ठीक है? आप बाहर जाके लॉयर्स की फीस नहीं दे सकते हुँ, उन मुल्कों की। जिस मुल्क में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसी में उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। फिर सेकंडली आपने जो है वो ये देखना है थोड़ा-सा, कि अगर कोई बंदा आपको आके दिखा रहा है कि मैंने जो है $10 मिलियन, $100 मिलियन की वेल्थ क्रिएट कर ली।
तो ये जज करने के लिए कि वो पहले फ्रेमवर्क पे आता है या दूसरे पे आता है, आप उससे ये पूछें कि अगर तुमने लेट्स से $10 मिलियन की खुद क्रिएट की है, तो वो $100 मिलियन कहाँ है, जो तुमने दूसरों के लिए क्रिएट किया होगा? तो उसकी कोई कम्युनिटी में पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है, उसमें अगर कोई एक पर्टिकुलर नई चीज़ $100 मिलियन कमाए लोग, तो वो नज़र आता है कहीं न कहीं, वो छुप नहीं सकता। हुँ, तो ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ना, वो एफिलिएट्स होते हैं ऑफ दोज़ वेबसाइट्स जिनका मकसद ये होता है वो आपको पैसे लेके भाग जाएँ। हुँ, फिर अगर थोड़ा-सा इसको फाइनेंशियल टर्म्स में देख लें, तो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स जो है ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है और जिन जिन पे लोग किताब लिखते हैं, वो खुद भी नहीं लिखते, लोग उन पे किताबें लिखते हैं। उनका रिकॉर्ड है 25% पर ईयर प्रॉफिट। तो अगर कोई आके आपसे कहे कि मैं आपको महीने के 5% दे रहा हूँ, तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल रियलिटीज़ से ज़्यादा आपको लालच दे रहा है और उसका मकसद ये है कि उसने आपके पैसे लेके भागने हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें हुँ, और कभी भी किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र ना करें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुँ। फ़ीस दे दें, अगर कोई चीज़ कोई सिखा रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी फ़ीस लेके चला जाएगा। लेकिन जो अपना कैपिटल है ना, वो अपने पास रखें हमेशा। अच्छा तो रहमान एक बात बताएँ, एक मुल्क है पाकिस्तान जैसा जहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है एज़ सच, ठीक है ना? और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्टेट बैंक डज़ एज़ इट प्लीज़ेज़, एसईसीपी भी शुरू हो जाता है, जैसा उनका दिल करता है। तो वहाँ एक बार तो हो गया 150x, ठीक है ना? तो डू यू थिंक कि ऐसा मुल्क जहाँ पे इतने रिफॉर्म्स नहीं हैं और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का चंक जो है वो अभी भी इनफॉर्मल है, तो वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा आ सकती है 150 250x वाली? देखिए लॉन्ग टर्म में आप किसी भी दुनिया के मुल्क में उठा के देख लेंगे ना, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी इन्फ्लेशन हो रही होती है और साथ-साथ इंडेक्स का ना स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जो कंपनी अच्छी जा रही होती है ना, उसको वो ज़्यादा प्रमोट करता है क्योंकि वो वैल्यू के हिसाब से बना हुआ है ना। तो जो भी उस मुल्क के टॉप बिज़नेस होंगे, उनकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। अब पाकिस्तान में बिज़नेस ओनर्स की प्रॉफ़िटेबिलिटी की जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से डॉलर टर्म्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अगर ये पिछले 26 ईयर्स में 150x हुआ था और पाकिस्तान अगर अगले 25-26 ईयर्स में ठीक रहता है, मतलब ये एग्ज़िस्ट करता है हुँ, क्योंकि पिछले 25-26 सालों में भी तो स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं हुए ना। तो अगर हुँ। कोई भी यही सोचता है कि स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स होने ज़रूरी हैं, नेक्स्ट 150x होने के लिए, तो फिर लास्ट 26 ईयर्स में भी तो नहीं हुए थे ना, फिर भी हो गया 150x। तो इसके पीछे नहीं बट बिज़नेसेस के एक बार तो लग गया ना तुक्का, बार-बार डू यू थिंक हो नहीं, नहीं, सकता है? तुक्का नहीं, अब इसमें आप 26 ईयर्स देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बूम एंड बस्ट साइकिल हुए हैं। सही। उसके बाद भी जो है ये जो है और इसमें ऐसे नहीं है, इस टाइम में कंपनीज़ ने अपने प्रॉफिट्स 100 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ाए हैं। एक कंपनी जो पहले लेट्स से लकी सीमेंट की एग्ज़ाम्पल लें, उनका मेरे ख़्याल से पहला प्लांट उनका 1 मिलियन टन का होता था। आज वो 16 मिलियन टन पे बैठे हैं। तो कंपनीज़ ग्रो हो रही होती हैं, साथ-साथ इन्फ्लेशन हो रही होती है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सस्ती बिजली बनाने के लिए उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं। तो फ्यूचर में भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इसी तरीके से बढ़ेंगे। कोविड की एग्ज़ाम्पल थी 2020 की वॉरेन बफे की एजीएम की, उन्होंने निकाल के दिखाया कि जो ऑटो कंपनीज़ होती थी ना, जो ऑटो पार्ट्स बनाती होती थी, हुँ, उसकी लिस्ट निकाली 1960s की, उसमें 50 कंपनीज़ थी, आज एक भी नहीं है। सारी खत्म हो गई। लेकिन कोई एक नई कंपनी आ गई, उसने लोगों के लिए जो है ना वैल्यू क्रिएट कर ली। हुँ, तो एक नेचुरल चीज़ है कि बिज़नेसेस विल मेक मनी और ये नेक्स्ट 25 ईयर्स, 26 ईयर्स में 150x नहीं होगा तो 125x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अगर हुँ, चीज़ें अच्छी हो गई तो 200x भी हो सकता है। क्योंकि ये सारी जो ग्रोथ आई है, ये विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आई है। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए, तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न आएगा। हुँ, पाकिस्तान को लोग और ज़्यादा वैल्यू देंगे, बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये जो 2 चीज़ें ना लोगों के बड़े माइंड में आती है। हुँ, एक के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो हो सकता है फ्यूचर रिटर्न ना आए और दूसरा के अकाउंट्स बहुत कम है, तो फ्यूचर में अगर अकाउंट्स नहीं नए लोग नहीं आएँगे, तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? हुँ, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ये आपको टेलविंड्स प्रोवाइड कर सकती है। मतलब अगर नए लोग आ जाएँगे, तो पाकिस्तान का पी रेशियो अगर आज 7 है, वो 10 पे जा सकता है, 12 पे जा सकता है। लेकिन जो नेचुरल बिज़नेसेस अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं, वो तो चलती रहेगी। तो वो आपको इसी तरह के रिटर्न्स देगी अनलेस कोई बहुत ही जो है एक तरह से जिससे पाकिस्तान का एक्जिस्टेंस खत्म होने के चांसेस हों। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये इसी तरह के रिटर्न्स आएँगे नेक्स्ट 25 ईयर्स में भी। सही, सही। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइए, मीज़ान बैंक में पैसे डिपॉज़िट करने में और मीज़ान बैंक के शेयर खरीदने में फ़र्क क्या है? ये इनके ये रिटर्न्स तो में फ़र्क ये क्या तो है? क्रक्स है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का ना। जो पुअर माइंडसेट होता है, वो चीज़ें कंज़्यूम करता है। मतलब आप अपने अराउंड इतनी चीज़ें देखेंगे, सब चीज़ें जो आप कंज़्यूम करते हैं ना, उसके बैकएंड पे कंपनी है। तो अगर आप उसका प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आप उसका उसका ओनर भी बन सकते हैं। फूड कंपनीज़ भी हैं पाकिस्तान में, लोग घर बनाते हैं, सीमेंट भी खरीदते हैं। तो मीज़ान मैं आपको नंबर्स में बता देता हूँ, अगर पिछले 10 सालों में आपने लेट्स से मीज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होते, तो एवरेज आपको 8-9% साल का देते। जिससे जो है ना आपके पैसे लेट्स से ₹1 लाख रखे थे, तो वो हो जाते हैं कोई सवा 2 ढाई लाख, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता।
लेकिन इसका जो शेयर है, क्योंकि अब आप बिज़नेस ओनर बन गए हैं, अब बिज़नेस ओनर जो है बहुत ज़्यादा कमाता है। वो इसका शेयर जो है 1 लाख कम से कम भी जो है ना 12-15 लाख रुपए हो गया। हालाँकि आप उसी एंटिटी से डील कर रहे हैं, तो और ये कितने अरसे की बात कर रहे हैं 10 आप? साल की 10 साल द हाँ। मिज़ान बैंक का ऑलमोस्ट 30% पर ईयर रिटर्न है शेयर का लास्ट 10 ईयर्स में। बल्कि 2014 के शुरू से लेके आज तक मिज़ान बैंक ने डॉलर टर्म्स में एप्पल से ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया है। तो मतलब पाकिस्तान के जो टॉप बिज़नेसेस हैं, वो ग्लोबल भी जो है डॉलर टर्म्स में ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहे हैं, और इंडेक्स भी ये शो कर रहा है। हुँ। इंडेक्स भी आपको डॉलर में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अच्छा, वैसे आपने काफ़ी लोगों का आई एम श्योर माइंडसेट तो बना दिया होगा टुवर्ड्स ट्रेडिंग, बट बहुत से लोग इसको बिल्कुल अपना एक मेन हसल नहीं बनाना चाह रहे। सम पीपल वुड वांट कि यार ये मेरा साइड में चलता रहे। ठीक है, एक मेरी पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम का आजकल सब बज़वर्ड, और व्हाटएवर बिज़नेसेस दे रहे हैं एंड व्हाटएवर जॉब्स दे आर डूइंग, दे लाइक ये मेरा करियर है, मैं इस पे ही फ़ोकस करूँगा। आई वांट दिस समथिंग एज़ अ साइड इनकम। तो उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं कि लाइक समबडी हू वांट्स टू जस्ट टेक इट ऑन द साइड, मे बी नॉट इन्वेस्टिंग वे टू मच, और अपने एपेटाइट के हिसाब से और अपने लॉस एपेटाइट के हिसाब से। सो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, इसमें अगेन ज़्यादातर लोग ये जब आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, उसमें उनको ट्रेडिंग प्रमोट की जाती है, और इसमें रोल भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो सारे एडवाइज़र्स हैं ना, वो सब कमीशन बेस्ड पे काम करते हैं ना, ब्रोकरेज हाउसेस होते सही। हैं। जब तक ट्रेड नहीं होगी तो कैसे जो है रेवेन्यू अर्न करेंगे? तो बहुत ज़्यादा ना प्रमोट किया जाता है ट्रेडिंग को। इवन दुनिया में भी आप देख लें, जो मूवीज़ बनी है ना मशहूर, सब ट्रेडिंग पे बनी है। मतलब ट्रेडिंग को फ़ैसिनेशन दिखा गई है कि आप जो है वो लेवरेज लेके तो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो जब आपने इसमें आना है ना, स्पेशली पैसिवली जब कर रहे हो, तो ट्रेडिंग तो आपने करनी ही नहीं है। मतलब हुँ, आप जितने भी लोग, अब ये जो पाकिस्तान में पूरा बना हुआ है कि रिटर्न इतने अच्छे हैं, लेकिन लोग कहते हैं मेरा नुकसान हो गया। तो उसके पीछे रीज़न ही यही है कि लोगों ने ट्रेडिंग की है। हुँ, ट्रेडिंग तो बिल्कुल आपने करनी ही नहीं है। इसके डूज़ एंड डोंट्स सबसे ज़्यादा यही होंगे कि अगर आपके पास जितना कम टाइम है ना, उतना ज़्यादा आपने इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है। हुँ, जब आपके पास टाइम है, तो आपने कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है। मतलब हुँ, जितना भी टाइम आपके पास होगा, वो कंपनी पढ़ने के बारे में होना चाहिए। इसमें एक ये चीज़ भी हो सकती है, लेट्स से आप जो है किसी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप सीमेंट इंडस्ट्री से स्टार्ट करें। लोग क्या करते हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी उन्होंने आईटी की लेनी होती है, क्योंकि आगे पीछे से उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं। सही। तो जिस जगह आप काम करते हैं ना, उधर आपकी नॉलेज ऑलरेडी होती है। उसमें आपको चीज़ें समझ में आएँगी, आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो वहाँ पे जो है टाइम स्पेंड करें, और अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ चलिए। सही। अच्छा, some people might not be wanting to take your advisory or your master class. They just want to invest wherever they're listening from. I'm sure दुनिया भर से लोग सुन रहे हैं। What is the मतलब किसी एक ब्रोकरेज हाउस को अगर किस तरह आप पॉइंट पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यार दिस इज द राइट ब्रोकरेज हाउस? क्या चीज़ें उनकी देखनी चाहिए? क्या किस तरह हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं? ज़ाहिर है चीज़ें तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो ये तो नहीं कि मेरा ही उठा के दिखा देंगे जिन्हें साहब को हमने इतने बना के दिए। हाउ डू यू जज अ गुड ब्रोकरेज हाउस? अच्छा, इसमें अगेन जो आप बाय सेल कर रहे होते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट सबके चार्जेस सेम होते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ़ आ सकता है सर्विस में और द लेवल ऑफ ट्रेडिंग। तो आप अगर तो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। आपने जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है, जो भी टॉप कंपनी है उसमें शेयर्स खरीद लेना है, जब भी पैसे आएँगे, तो आप जो है उसमें इक्वली हुँ, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी अपना पहला अकाउंट खुलवाया था ना, तो ज़्यादातर लोग जब आते हैं ना, तो उनको थोड़ा-सा कन्विंस किया जाता है कि ये नई खबर आ रही है, इसके हिसाब से ये शेयर बढ़ जाएगा। बट अगर शुरू के 2-3 महीनों में आप वो टेम्पटेशन रेज़िस्ट कर लेंगे, और तो अगले बंदे को भी थोड़ा-सा समझ आ जाएगा कि इन्होंने जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सिर्फ़ कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं अच्छी, और जो है उसको होल्ड करते हैं। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको खुद ही जो है ना कॉल करना कम कर देंगे। टॉप 5 ब्रोकरेज हाउस जो वेबसाइट्स पे होते हैं ना, सब के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सेव होती है। आप जो है उससे अच्छी सर्विसेज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हुँ, फिर भी डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट कॉन्टैक्ट पर्सन्स होते हैं। अगर लेट्स से उनके 10 कॉन्टैक्ट पर्सन है, एक बहुत अच्छी सर्विस देता है, एक थोड़ी नहीं अच्छी देता, तो आपको कौन-सा मिलता है, उस पे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से आप टॉप 3-4 में से 2-3 सेलेक्ट करें, सबको कॉल करें, जिधर आपको अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, हुँ, सर्विस अच्छी मिल रही है। लेकिन जो बाइंग सेलिंग वाली साइड है ना, उसका डिसिप्लिन आपने खुद ही करना है। हुँ, तो ब्रोकरेज हाउस को तो जज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट एडवाइजर्स। वो तो सिर्फ़ आपको जो आप कहेंगे ना, वो खरीद लेंगे। सही, तो आपने ये डिसिप्लिन खुद लेकर आना है। सही। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डिजिटल रूपी आने वाला है अगले 5 सालों में, तो इसका क्या असर पड़ेगा ट्रेडिंग में, मार्केट्स में? नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक इसका कोई ज़्यादा, ये सिर्फ़ देखें वो बट व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ अ डिजिटल रूपी?
देखिए अभी इस पे स्टेट बैंक जो है कभी-कभी कहता रहता है कि वैसे आई डोंट थिंक इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह हो सकता है जैसे कार्ड पेमेंट्स के थ्रू कोई एक करेंसी लॉन्च कर दी, जिसके बैकएंड पे स्टेट बैंक ने कुछ जो है पाक रुपीज़ रखे हुए हैं और इंस्टेड ऑफ सेटलमेंट जो है उसके अगेंस्ट ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम डेबिट हाँ, कार्ड? इट्स वेरी सिमिलर टू डेबिट कार्ड पे ज़रा फ़ीस वगैरह आ जाती हैं, ओके। ट्रांसफ़रेबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। बस इसमें मेनली फिर यही होगा कि देखिए आपकी करेंसी मैकेनिज़्म आपका कुछ भी हो जाए, गोल्ड हो जाए, रुपी हो जाए, डॉलर हो जाए, लेकिन एंड में स्टॉक मार्केट जो है ना वो चलेगी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे। बिज़नेस अगर प्रॉफिट बनाएगी, उसका शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी लोग ईज़ के लिए कौन-सी चीज़ यूज़ करते हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस पे। सही। पहले भी तो हम लोग ₹1 का नोट होता था, वो यूज़ करते थे। अब तो ₹1 का सिक्का भी नज़र नहीं आता। या तो चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर बिज़नेस का प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा, शेयर्स जो है वो ऊपर जाते रहेंगे। सही। और आखिर में एआरएन को लेके आपका क्या विजन है एंड व्हाट आर योर होप्स व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ पाकिस्तानीज? नहीं, इसमें हम लोग हमने ब बाकायदा 2030 का विज़न बनाया हुआ है कि बाय 2030 वी हैव टू इन्फ्लुएंस या एजुकेट 1 मिलियन पाकिस्तानीज़। क्योंकि जिस तरीके से मैंने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वॉरेन बफे के रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट कि आप लोगों ने सेव करना है, फिर उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। तो हम लोग का खुद का गोल है कि 2030 तक हम लोग 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ तक जो है ना, ये पूरा माइंडसेट जो है वो पहुँचाएँ। उसमें हम लोगों का टारगेट है कि 10,000 लोगों की एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की एक आर्मी बनाएँ, जो कि हमारी अंडर आवर गाइडेंस, एडवाइज़री सर्विस या इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के थ्रू जो है ना एजुकेट हों और फिर वो हमारा मैसेज और आगे तक जो है ना वो पहुँचाएँ। तो ये हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड गोल है और इसको अचीव करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी टीम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो हम लोग ने एक पूरा आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क भी बनाया है। इस पे भी बहुत ज़्यादा हम लोग काम करते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ 70% ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब लोग खुद भी डेटा देख के देख सकते हैं कि कौन-सी कंपनी है, किसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन उस टाइम पे जब देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, लोग घबरा रहे हैं, उस टाइम पे उनको डिटेल में कन्विक्शन देना कि व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस या ये कंपनी बढ़ गई है 50% लेकिन इसको अभी भी होल्ड करना है, ये अभी और ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी फेयर वैल्यू से अभी भी नीचे है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम लोग जो है पूरी अपनी टीम भी डेवलप करते हैं और मेरा खुद का पर्सनल ये गोल है कि आज से 2-3 साल बाद पाकिस्तान के अगर टॉप 10 इन्वेस्टिंग माइंड्स होंगे ना, उसमें से 3-4 जो है ना वो हमारी कंपनी में होने चाहिए। सही। अगर हमने वो अचीव कर लिया ना तो हम अपना जो दूसरा वाला विज़न है ना उसको भी अचीव कर लेंगे। अच्छा। लोगों को अगर बेस्ट लोग जो है वो समझा रहे होंगे, तो उनका भी जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आएगा। जबरदस्त। एंड थिर्डली फॉर पीपल हू आर वाचिंग उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कंटेंट देखते होंगे, लेकिन एंड में आप जो भी चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, उस पे एक्शन भी लेना होता है। इस पे एरिस्टोटल बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ही सेज द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। तो ये सारी बातें कि 5,000 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, वो नंबर्स आपको बता रहे हैं कि वो 5 करोड़ हो जाएँगे, अगर आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। लेकिन आपने एक्शन लेना है। थोड़ा-सा और कंपनीज़ के बारे में जो है अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें। अगर कोई चीज़ आपको घबराहट देती है लेट्स से पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है आपको बहुत घबराहट होती है। मुझे ना बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन होता है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो हम सही। लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का पार्ट ये है कि बूम बस्ट साइकिल्स को कैसे जज करना होता है, तो उसमें पॉलिटिक्स भी एक पार्ट होता है। आप वो लेक्चर जाके देखें। इससे जो है ना आपको सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएगी। जो भी आपका पेन पॉइंट है उस पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें और ये जर्नी स्टार्ट करें। And like lastly, and सबसे important, what's the minimum anyone can start an account with? बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं पाकिस्तान में जो 5,000 से भी आपका अकाउंट खोल देते 5,000 से खुल हैं। सकते हैं। 5,000 से अकाउंट खुल जाता 5,000 के इंडेक्स ले लिए और बैठ गए और हर महीने 5,000 डालते है। रहे। कुछ लोग ना ऐसे भी कहते हैं कि अगर लेट्स से मैंने 5,000 का इंडेक्स बनाना होगा ना, तो लेट्स से एक कंपनी में मुझे ₹400 लगाने हैं और उसका शेयर जो है 500 का है। तो मैं कैसे बनाऊँ? तो उसमें आप ओवर 6 मंथ्स भी बना सकते हैं। 6 महीने में आपने टोटल 30,000 किए। पहले महीने में आप कुछ कंपनीज़ ले लें, अगले महीने में कुछ ले लें। इतना कोई ओवरऑल चेंज नहीं आएगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप उससे स्टार्ट करें और इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में आ जाएँ। पोर्टफोलियो साइज़ ज़्यादा है तो एडवाइज़री सर्विसेज़ भी अवेल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा गाइड करेगा, उसके साथ जो है गाइडेंस की भी बड़ी वैल्यू होती है। सही, ठीक है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच यार। दिस इज़ सच अ पर्सपेक्टिव जो कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और इतना होपलेस हमारा माइंडसेट रहता है मुल्क को लेके, इकोनॉमी को लेके, लेकिन इसी इकोनॉमी में वो कहते हैं ना, जहाँ क्राइसिस होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। हम अपॉर्चुनिटी के बबल में बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में ही ऑर्गेनाइजेशन 30-30x मार रही हैं
और हम जो है महंगाई का ओनर हो रहे हैं। सो आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा अब्दुल रहमान से, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं एआरएन फाइनेंशियल्स के। दिस वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर योर लर्निंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है, इंडेक्सेस किस तरह काम करते हैं। आई होप आपने से बहुत कुछ सीखा होगा, बट आई एम श्योर आपके मज़ीद क्वेश्चंस भी होंगे। आप अब्दुल रहमान से डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं, उनका लिंक्डइन मौजूद है, उनके सोशल्स तमाम मौजूद हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। आई होप यू गाइस लर्न अ लॉट फ्रॉम इट और आप भी साउंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं, ना कि किसी स्कैमी वेबसाइट्स की तरफ या क्विक गेट रिच क्विक कि बस आज पैसे डाले और 21 दिन में पैसा डबल शाह लोगों से दूर रहना है और साउंड एंड सेफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट पे किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।